Assalamu alaikum students, how are you? So today we are going to start insert tab. कुछ फंक्शंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे यस्टरडे क्लास के अंदर, और आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चार्ट से। सही है, डेटा को विजुलाइज किस तरीके से किया जाता है, तो बेसिक लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपको प्रोवाइड करनी है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। वेट फॉर अ व्हाइल, पहले मैं इसे डिलीट कर दूँ। ओके, इसकी अंडरस्टैंडिंग मैं ऑलरेडी आपको यस्टरडे क्लास के अंदर दे चुका हूँ। प्लीज़ प्रीवियस क्लासेस के लेक्चर्स को देखने के बाद आप इस लेक्चर को देखिएगा, सो दैट यू कैन गेट द एंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट एक बनी हुई है हमारे पास। सही है, 4 हेडर्स है: सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, रीजन, सेल्स एंड प्रॉफिट। नाउ वी आर गोइंग टू विजुलाइज आवर डेटा। किस तरीके से विजुलाइज करना है, यानी मैं अपने प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट दिखा सकता हूँ आपको। ओके, रीजन वाइज मैं अपनी सेल्स आपको दिखा सकता हूँ विजुलाइज करके। तो स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से करते हैं हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्रोडक्ट देन उसका प्रॉफिट आपको दिखाना है कि कौन सी प्रोडक्ट ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। ओके, तो किस तरीके से, फर्स्ट मैंने प्रोडक्ट के कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया है, देन कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, आपने कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और प्रॉफिट पे क्लिक करना है। सही है, कंट्रोल को आपको नहीं छोड़ना है। देन शिफ्ट को प्रेस करेंगे और डाउन एरो आप प्रेस कर देंगे, तो ये दोनों कॉलम आपके हाईलाइट हो चुके हैं। दोबारा देख लें एक मरतबा। फर्स्ट आपने शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो आपने किया तो आपका प्रोडक्ट का जो कॉलम है वो कंप्लीट सिलेक्ट हो चुका है। देन कंट्रोल को प्रेस करके आपने प्रॉफिट पे क्लिक किया और शिफ्ट को प्रेस करके डाउन एरो प्रेस किया, तो ये भी कॉलम आपका सेलेक्ट हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द विजुलाइज्ड। हमें कौन सी यहाँ से चार्ट लेना है, कौन सा चार्ट लेना है। रिकमेंडेड चार्ट हमारे पास अवेलेबल है। आपका जो रिकॉर्ड आपने जो अभी आपने हाईलाइट किया हुआ है, उस बेस्ड ऑन योर रिकॉर्ड वो आपको रिकमेंड कर रहा है कि कौन सा चार्ट आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कॉलम चार्ट अवेलेबल है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट जिसे कहते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्लस्टर्ड बार चार्ट भी अवेलेबल है। देन हमारे पास फनल चार्ट भी अवेलेबल है, और इसके अलावा हमारे पास प्रीटो चार्ट्स भी अवेलेबल है। अगर इन चारों चार्ट्स में आपको समझ में आता है कि मुझे ये वाला चार्ट चाहिए, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, वो चार्ट आपके पास शो हो जाएगा। वरना आप ऑल चार्ट पे जाएं तो यहाँ पर डिफरेंट चार्ट्स की कैटेगरीज आपके पास अवेलेबल है। किसी भी एक पर क्लिक करके आप अपने डेटा को देख सकते हो किस तरीके से वो विजुअलाइज हो रहा है। देन सबसे पहले मैं आपको कॉलम चार्ट पर देख रहा हूँ, तो कॉलम चार्ट के अंदर मेरे पास एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, देन मेरे पास स्टैक कॉलम चार्ट है, और डिफरेंट चार्ट्स की कैटेगरीज मेरे पास अवेलेबल है। मैं यहाँ से क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ले रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। ओके, बेसिक लेवल पर इसकी अंडरस्टैंडिंग हम किस तरीके से ले रहे हैं वो आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको। आप देख सकते हैं ऊपर जो मेरे पास टाइटल आ रहा है वो प्रॉफिट का आ रहा है। ओके, यानी ये प्रॉफिट की लेवल से ना ये प्रॉफिट शो कर रहा है, और प्रोडक्ट का नाम नीचे शो हो रहा है आपको। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट के नेम है। सही है, और यहाँ पर ये जो आपके पास सीरीज है ये प्रॉफिट की लेवल की है, और आपके जो प्रोडक्ट ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है बेस्ड ऑन ये प्रोडक्ट का प्रॉफिट, वो आपको कॉलम चार्ट दिखा रहा है। इसकी बार आपको दिखा रही है कि किस तरीके से वो प्रॉफिट को विजुअलाइज कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम बेसिक लेवल पे क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। मुझे इसका कलर चेंज करना है, आई वांट टू चेंज द कलर। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक बकेट आता है मेरे पास, मैं इसे क्लिक करूंगा और यहाँ से फिल में जाके सॉलिड फिल पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। कोई भी कलर मुझे चाहिए मैं उस कलर को ले सकता हूँ। यहाँ से इजीली मैं इसको क्लिक करके कलर ले सकता हूँ। एक बार फिर देख लेते हैं। ओके, सबको हाईलाइट करना है एक साथ। ये अब सारे हाईलाइट नहीं हुए अभी तक, आपने सब पे क्लिक करना है एक साथ। तो किस तरीके से करोगे, मैं इससे पहले बाहर क्लिक करूं और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये सब हाईलाइट हो चुके। ओके, आप राइट क्लिक करें इस पे और फॉर्मेट डेटा सीरीज पे चले जाए, और बकेट पे जाके आपने कलर को चेंज कर देना है। जो कलर आपने अभी आपने जो सेलेक्ट किया था वही कलर आपने सब पे अप्लाई कर दिए। ओके, आप ग्रेडियंट्स कलर भी ले सकते हैं। यहाँ से आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मुझे कलर्स की थोड़ी सी कैटेगरी को चेंज करना है, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ ब्लैक। डिफरेंट कलर्स मेरे आप यहाँ पर
अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो ये देख ले हमने क्या किया, कॉलम के कलर्स को चेंज कर दिया। अब इसके बाद ये ग्रिड लाइंस आपको नजर आ रही है, इनको मुझे रिमूव करना है यानी डिसेबल करना है। तो यहाँ से मैं इसको अनचेक कर दूंगा। ओके, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर एक चीज नहीं है। क्या चीज नहीं है? लेजेंड्स नहीं है। ये इधर आ रहा है, ये मैं आप क्लिक करूंगा लेजेंड्स पे तो ये आपको साइड पर नजर आएगा। लेजेंड्स के आपका प्रॉफिट है, फिलहाल आपने प्रॉफिट लेवल को शो करवाया हुआ है तो प्रॉफिट आपका लेजेंड से यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, इसके अलावा मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है इसका, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा बैकग्राउंड कलर के लिए और मैं यहां से होम टैब में जाकर यहां से बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकता हूं। मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे सारी चीजें करनी है। यहाँ से मैंने बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दिया। प्रॉफिट जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पर आपके एक्सेस के अंदर, उसको क्या करना है आपने, उसके कलर को चेंज करना है। तो यहाँ से आप उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। पहले इसको आप सेलेक्ट कर लें, यहाँ से उसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। होम पे जाए और यहाँ से आप फ़ॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। फिलहाल मैंने ये कलर लिया है। ओके, थोड़ा से इसको इनहांस कर दो। नाउ यू कैन सी दैट ये सारी बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से डेटा को विजुअलाइज किया जाता है। अब ये जो बेसिकली आपने जो कॉलम सेलेक्ट किए थे ये आपके चार्ट से एसोसिएट हो चुके हैं, लिंक हो चुका है इसका। यहाँ पर किसी भी वैल्यू को आप चेंज करोगे तो बेस्ड ऑन चेंज योर वैल्यूज यहाँ पर आपको इसकी मूवमेंट नजर आ जाएगी। मैं जैसे यहाँ पर एक प्रोडक्ट है जिसका प्रॉफिट आ रहा है 3000, मैं इसको इंटेंशनली 9000 पे लेके जा रहा हूँ। आप देखिएगा जरा सा, नाउ यू कैन सी दैट कि जो जब आपने प्रॉफिट का लेवल को आपने इंक्रीज किया आपने, तो उसकी जो कॉलम चार्ट है जो वो इंक्रीज हो चुका है। ये बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग हम डिस्कस कर रहे हैं इसके हवाले से। इसकी और भी चीज़ें हैं जिसको हम इंशाल्लाह लेटर ऑन इंटरमीडिएट लेवल पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास और क्या चीज़ें अवेलेबल है, मैं यहाँ पर इसके फॉर्मेट पे जाके या इसके डिज़ाइन पे जाकर यहाँ से बनी बनाई डिज़ाइन मेरे पास अवेलेबल है। मैं कोई भी किसी भी डिज़ाइन पे क्लिक कर दूँ तो डेटा मेरे पास उस डिज़ाइन पे शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है प्रॉफिट का लेवल, जो प्रॉफिट जिस प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट है वो ऊपर आपको नजर आ रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रॉफिट क्या है। यहाँ से उसने एक्सेस को हटा दिया है। जो एक्सेस यहाँ पर हमारे पास था, एक रेंज थी जिसके लेवल पे हम अपने प्रॉफिट को डिटरमाइन कर देते हैं, वो हट चुका है। उसके अगेंस्ट में उसने हर प्रोडक्ट का सेपरेट प्रॉफिट या लेवल यहाँ पर आपको शो कर दिया है। ओके, अगर इस तरीके से आप विजुअलाइज करना चाहते हो तो ये भी तरीका आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर जस्ट क्लिक ऑन इट और सी द मैजिक। सही है। इसके अलावा अगर मुझे यहीं पे रहते हुए मुझे चार्ट को चेंज करना है, आई वांट टू चेंज द चार्ट, तो मैं क्या करूंगा, यहां से चेंज चार्ट टाइप, यहां पर मैंने क्लिक किया और मैं जा रहा हूं अब बार चार्ट पे। बार चार्ट पे रहते हुए मैंने यहां पर बार चार्ट को क्लिक किया। आप देख रहे हैं आपका प्रॉफिट, आपका जो चार्ट था वो चेंज हो चुका है। अब वो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट नहीं है, अब वो बार चार्ट हो चुका है। और बार चार्ट में आप किस तरीके से विजुअलाइज होते हैं, प्रॉफिट किस तरीके से आपको दिखाई देगा वो आप देख सकते हैं। ओके, सेम आप एक और चार्ट को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर रहते हुए आपने रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक किया, देन मूविंग टुवर्ड्स दी ऑल चार्ट्स, और कोई और चार्ट उठा लेते हैं, लाइन चार्ट। ओके, और लाइन चार्ट में प्रॉफिट लेवल किस तरीके से आपको शो होगा आप देख सकते हो। प्रोडक्ट के नाम नीचे है। ओके, प्रोडक्ट का लेवल यहाँ पर आपको शो हो रहा है और यहाँ पर आपको रेंज एक डिफाइन की गई है। उस बेस्ड ऑन योर रेंज आप अपने प्रॉफिट के लेवल को इजीली देख सकते हो। ओके, इसके अलावा मैं एक काम करता हूं, अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं। मुझे यहां पर रीजन वाइज सेल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, रीजन को सेलेक्ट करूंगा। लेकिन एक और चीज यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि रीजन वाइज सेल के अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये है कि आपके जो रीजन्स है ना वो मल्टीपल टाइम यहां पर अपीयर हो रहे हैं। यानी सेंट्रल यहां पर भी आ रहा है, सेंट्रल यहां पर भी आ रहा है, सेंट्रल यहां पर भी आ रहा है, तो और ईस्ट यहां पर भी आ रहा है। तो हमें चार्ट के अंदर
ओनली वन टाइम इसे शो करवाना है, ओनली वन टाइम इसे शो करवाना है। अगर आपने मल्टीपल टाइम इसको शो करवाया तो मैं आपको दिखा देता हूं उसको क्या होगा। मैं एक काम करता हूं, डेटा को सेलेक्ट करता हूं दोनों को एक साथ यहां से और शिफ्ट डाउन एरो, ओके। और यहां से मैंने चार्ट ले लिया, ऑल चार्ट पे जाकर क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट के अंदर मेरे पास है 3D स्टैक कॉलम चार्ट और इसको मैंने क्लिक कर दिया। नाउ यू कैन सी दैट आपके पास क्या हो गया। आप जब इसको एनालाइज करने जाओगे तो यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी। प्रॉब्लम क्या होगी सर? प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, आप सेंट्रल के लेवल को यहां पर देख रहे हो, जो प्रॉफिट आपका कितना है 10 to 20,000 के बीच में है, और यहां पर सेंट्रल दोबारा आ रहा है, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल सेंट्रल का प्रॉफिट लेवल क्या है। ओके, नॉर्थ यहां पर भी शो हो रहा है, नॉर्थ यहां पर भी शो हो रहा है। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, बिफोर चार्ट को बनाने से पहले हमें एक काम करना पड़ेगा कि यहां पर जो डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है उसको रिमूव करना पड़ेगा। उसको किस तरीके से आप रिमूव करेंगे सर? आप एक काम करें, इसको आप सेलेक्ट करके यहां रख दे थोड़ी देर के लिए। ओके, थोड़ी देर के लिए इसको आपने यहां रख दिया। और आपको क्या करना है, आपने डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है और उस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहां से डुप्लीकेट को रिमूव कर देना है। अब आप देख सकते हो कि आपके पास क्या है, सेंट्रल, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट, ये 4 नेम है जो आपके क्या थे, यूनिक नेम है। अब ये रिपीट नहीं हो रहे, जितने भी रिपीटेशन थी उसको उसने रिमूव कर दिया। अब आपने करना क्या है, आपने अपने डेटा को यहां से सिलेक्शन लेनी है। ओके, फर्स्ट आपने सेल को सेलेक्ट किया, देन आप क्या कर, कंट्रोल को प्रेस करके आप रीजन पे गए, शिफ्ट को प्रेस करके आपने डाउन एरो किया, ये दोनों आपने सेलेक्ट कर लिए। अब आप चले जाए इंसर्ट पे, ओके, ऑल चार्ट्स में, और बार चार्ट पे आपने क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। नाउ यू कैन सी दैट अब यहाँ पर थोड़ा सा इशू आपको ये आ रहा है सर। इशू यहाँ पर ये आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पर प्रॉफिट का लेवल यहाँ शो हो रहा है, चाहिए, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने सीरीज को अपडेट करना पड़ेगा। सीरीज को अपडेट किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं। सीरीज को अपडेट किस तरीके से करोगे ये आपको दिखा देता हूँ मैं आपको। आप यहाँ पर जाएंगे सेलेक्ट डेटा के अंदर, यहां आपने क्लिक किया, यहां आपको बता रहा है सेल्स। सेल्स के अंदर वो क्या शो कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शो कर रहा है। आप एक काम करो, इसको एडिट करो, सही है, और रेंज को दोबारा यहां से डिफाइन कर दो। ओके, और रीजन में क्या दिखा रहा है, रीजन में आपने थोड़ा सा इसको आपने अपडेट किया है, लेकिन अभी भी ये सही तरीके से प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि बेसिकली यहाँ मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि यहाँ पर जो रिपीटेशन है वो रिपीटेशन आपको शो करना पड़ेगा, सही है। हमने कोशिश की थी कि इसको हम यूनिक बना दें, लेकिन वो नहीं बन पा रहा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर डेटा इस तरीके से हमें दिया गया है कि हमें बार बार रिपीटेशन को भी यहाँ पर शो करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक काम कर ले, आप एक काम कर सकते हैं कि आप प्रोडक्ट के लेवल को ले लें, ओके, देन इसके बाद आप सेल्स के लेवल को यहां से ले लें, यानी आप प्रोडक्ट वाइज सेल देख लें। जो प्रोडक्ट आपकी यूनिक है उसके अगेंस्ट में क्या सेल्स आपकी अर्न हो रही है उसको आप देख लें, इसको विजुलाइज कर लें। अब हम पाई चार्ट देख रहे हैं, पाई चार्ट के थ्रू हम अपने सेल्स की परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो आप देख सकते हो डिफरेंट कलर्स यहाँ पर आपके पास शो हो रहे हैं, और नीचे आपको लेजेंड्स बना के दे दिया गया है कि कौन सा कलर कौन सी प्रोडक्ट का है। ओके, यहां से आप इसकी डिजाइन को चेंज कर दें थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए। यहाँ पर परसेंटेज वाइज भी आप ब्रेकअप देख सकते हैं, आपके पास शो हो रहा है। या जिस तरीके से आप अपने
प्रोडक्ट को आप अपनी प्रॉफिट लेवल को दिखाना चाहते हैं, आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। सही है, यह प्रॉफिट वाइज है, सेल्स का चार्ट है ये, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके कलर्स ऊपर आपको शो कर दिए गए हैं। सेलेक्ट डेटा में जाके आप देख सकते हैं कि आपकी जो एक ही रेंज यहाँ पर सेलेक्टेड है सेल्स की। ओके, नंबर 2, मुझे डेटा की टाइप को मुझे चार्ट की टाइप को चेंज करना है। मुझे ये चार्ट नहीं चाहिए बेसिकली। मेरे पास पाई चार्ट भी अवेलेबल है, पाई चार्ट में इस तरीके से मैं शो करवा सकता हूँ अपनी सेल्स को। ओके, आप देख सकते हो, लेकिन याद रखिएगा पाई चार्ट आपके पास होगा या आपके पास ये डोनट चार्ट्स वगैरह है, जब डेटा आपका कम हो ना तब ये आपके लिए सुइटेबल है। यहाँ पर डेटा आपका ज़्यादा है तो इसके लिए आपके लिए ये सुइटेबल नहीं होगा। आप एक काम करें, आप इसकी जगह पे आप ले लें कॉलम चार्ट ले लें, तो कॉलम चार्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू पाई चार्ट। कॉलम चार्ट आपने, ये वाला कॉलम चार्ट आपने उठा लिया और ओके कर दिया। नाउ यू कैन सी दैट कि आपके हर प्रोडक्ट के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। आप इजीली उसको देख सकते हो कि कौन सी प्रोडक्ट का लेवल क्या है बेस्ड ऑन सेल्स। ओके, ये जो आपके पास शो हो रहे हैं प्रॉफिट का लेवल जो शो हो रहा है, ये आपको नहीं चाहिए तो इसको आप सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट कर दें। ओके, नाउ अपने प्रॉफिट को आप यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हो। ये एक्सेस जो आपको दिया गया है, इस एक्सेस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि मेरी प्रोडक्ट का प्रॉफिट लेवल क्या है। वरना आपको अगर ये दोबारा शो करवाना है आपने, तो आप दोबारा अब यहाँ पर जाके लेबल्स पे क्लिक कर दें। ओके, लेबल्स पे आपने क्लिक कर देना है और लेबल्स कहाँ रखने हैं आपने, आउटसाइड को लेबल रखना है, इनसाइड, आउटसाइड, सेंट्रल। आउटसाइड सही रहेगा, लेकिन आउटसाइड पर नजर इसलिए नहीं आ रहा कि इसका कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा। ओके, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। यहाँ क्लिक करके मैं यहाँ से इसके कलर को थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ, तो ये आपके पास विजिबल हो जाएगा सही तरीके से। ओके, नाउ यू कैन सी दैट कि कौन सी प्रोडक्ट का क्या प्रॉफिट, क्या सेल्स लेवल है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यू कैन इजीली एनालाइज इट। तो ये हमारी बेसिक लेवल पे जो हमें चार्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको देनी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप नोट डाउन कर लें। जब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह तो इस पे हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे आपके इश्यूज को। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं रिमूव कर दूं। ओके, और ये कलर उठा के फॉर्मेटिंग याद आया आपको, हमने फॉर्मेटिंग को डिस्कस किया था कि फॉर्मेटिंग किस तरीके से लेते हैं, उसी फॉर्मेटिंग को यहाँ पर अप्लाई कर दिया मैंने। नाउ हम क्या करेंगे, लाइन चार्ट को, कॉलम चार्ट को और विन लॉस को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग। ओके, जो हमारे कोर्स का पार्ट है जो हमने इंडेक्स के अंदर डिस्कस किया था, स्पार्क लाइंस जिसे कहते हैं, स्पार्क लाइन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। हमारे पास डेटा क्या है, कॉस्ट है, सेल्स है, प्रॉफिट है, ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो इसकी बेस पे हम एक लाइन चार्ट, एक कॉलम चार्ट एंड एक विन लॉस चार्ट को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इसको हम स्पार्क लाइंस कहते हैं। किस तरीके से होगा सर, आप डेटा को पहले से सेलेक्ट करके रखिए। डेटा को आपने पहले से सेलेक्ट करके रखना है, नहीं भी करो तो कोई मसला नहीं, आपको करना पड़ेगा वैसे बाद में, लेकिन पहले से आप सिलेक्शन करके रखें और यहाँ पर आपने लाइन चार्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे आपने लाइन चार्ट पे क्लिक किया, देखो डेटा आपने पहले से सेलेक्ट करके रखा हुआ था, तो यहाँ पर डेटा की रेंज डिफाइन की गई है। लोकेशन आप बताओगे यहाँ पर, मुझे चार्ट यहाँ पर क्रिएट करना है। ओके, और आपने क्लिक कर दिया, ये लाइन चार्ट है आपका। ओके, थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं कि हाई जो पॉइंट होगा उसको हमने ग्रीन कलर देना है, सही है, और लो जो पॉइंट होगा इसको हमने क्या देना है, रेड कलर देना है। ओके, थोड़ा सा अब यहाँ से भी अपडेट, यहाँ से भी आप बनी बनाई डिजाइन को ले सकते हो, अगर आपको लेना है यहाँ से इजीली आप इसको ले सकते हैं। कॉलम चार्ट सेम पैटर्न हमें अप्लाई करना है। दोबारा हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाके
कॉलम चार्ट पे आपने क्लिक कर देना है और लोकेशन आपने बता देनी है, ओके कर दिया। सही है, बेस्ड ऑन योर वैल्यूज यहाँ कॉलम चार्ट क्रिएट हो चुका है। यहाँ से आप बड़ी बड़ा कोई भी डिजाइन खा लें और उसके अकॉर्डिंग डेटा को विजुलाइज करें। ओके, मार्कर का यूज करना है आपको, स्पार्क लाइन का कलर्स का यूज करना है तो यहाँ से आप यूज कर सकते हो। ओके, और यहाँ से मार्कर को यूज कर लो कि अब मुझे हाई पॉइंट पे कौन सा कलर चाहिए, ग्रीन चाहिए, और लो पॉइंट पे मुझे कौन सा कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए। ओके, सही है। विन लॉस बेसिकली जहां पर थोड़ी सी नेगेटिव वैल्यूज आती है हमारे पास, वहां पर ज्यादा काम करता है ये। अभी मेरे पास कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं इसको फिर भी अप्लाई करता हूँ। इंसर्ट पे जाना है आपने, विन लॉस पे क्लिक कर देना है और लोकेशन आपने बता देनी है ये वाली। ओके कर दी, सही है। अभी तीनों आपकी जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव है। मैं एक वैल्यू को इंटेंशनली मैं इसको क्या करता हूं, माइनस में ले आता हूं। नाउ यू कैन सी दैट, सही है। जब वैल्यू आपकी माइनस में होगी तब उसका कलर चेंज कर देगा, वो आपको दिखाने के लिए कि समथिंग इज रॉन्ग, या कुछ वैल्यूज आपकी नेगेटिव में आ रही है, उसको शो यहाँ से आप देख सकते हो इजीली आप उसको। अब आपने करना क्या है, तीनों को आपने कॉपी करके नीचे तक एंड तक ड्रैग कर देने, कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैं इसकी जो वैल्यूज है मैं उसको प्रॉफिट पॉजिटिव लेकर आ जाऊं। सही है, अब आपकी वैल्यूज पॉजिटिव हो गई है। अब आप देख सकते हो अपने चार्ट को, आपकी जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग कॉलम चार्ट किस तरीके से शो हो रहा है, आपका लाइन चार्ट किस तरीके से शो हो रहा है, और विंडोज तो आपका सेम रहेगा क्योंकि कोई भी नेगेटिव वैल्यूज आपके पास अवेलेबल नहीं है। जब नेगेटिव वैल्यूज कोई भी आएगी तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देगा अपने चार्ट को। सही है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग आपको देनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, एडवांस लेवल पे इसको दोबारा हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रोफेशनल लेवल पे इसको हम शो करवाते हैं। ओके ओके, अब हमारे पास और क्या थी चीजें, इंडेक्स पे जाके देख लेते हैं एक मरतबा। हेडर्स एंड फूटर्स, अब इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हेडर्स एंड फूटर्स को। तो ओके, यहाँ पर हमारे पास हेडर्स एंड फूटर्स के बारे में कोई चीज़ अवेलेबल है। ओके, हम एक काम करते हैं, हम इंटेंशनली एक बिग डेटा लेते हैं। बिग डेटा लेने से क्या मुराद होगा, तो ये जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है ना सेल्स रिपोर्ट में, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, देन दोबारा मैं इसे कॉपी करता, अच्छा यहाँ पर एक डेटा मेरे पास अवेलेबल है स्पार्क लाइन का, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने कॉलम इंसर्ट किस तरह से करवाया था मैंने, सॉरी रो इंसर्ट किस तरह से करवाई थी मैंने, शॉर्टकट कीज क्या है, रो इंसर्ट की शॉर्टकट की मैंने आपको कल की क्लास में मैंने आपको डिस्कस की थी, मैंने बताया था, मैंने आपको पता है, वेल एंड गुड। नहीं पता है तो भाई दोबारा देख लो। शिफ्ट के साथ स्पेस बार को आप प्रेस करें और कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप प्लस को प्रेस करें और F4 को प्रेस करें बार बार। F4 से क्या होगा, ये कमांड बार बार रिपीट होगी। F4 क्या करेगा, जो रिसेंटली अभी आपने काम किया है ना उसको बार बार अप्लाई करेगा, बार बार अप्लाई करेगा रिसेंट कमांड को। तो हमने क्या किया, F4 की मदद से कुछ और यहाँ पर हमने लाइंस वगैरह ले लिए और सेम डेटा जो हमने अभी कॉपी पेस्ट किया था इसको हम दोबारा यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर नीचे पेस्ट करवा देते हैं और यहाँ पर भी एक बार फिर पेस्ट करवा देते हैं। अब ये हमारा बिग डेटा हो चुका है, यानी वो इतना डेटा हो चुका है कि वो एक पेज पे नहीं आएगा। देख लेते हैं। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हेडर्स एंड फूटर्स को भी हम अप्लाई करवाते हैं। सीरीज के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सीरीज किस तरीके से हमें लेके आनी है। 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, प्लस से ड्रैग करके, प्लस का साइन जो आता है ड्रैग करके किया था, और एक हमने सीरीज के ऑप्शन को डिस्कस किया था कल की क्लास के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पेस्ट स्पेशल का यूज कर रहा हूं मैं दोबारा। अच्छा, अब हमारे पास कितनी एंट्रीज हो गई है, 35 एंट्रीज हो गई। आई थिंक ये एक पेज पे नहीं आनी चाहिए, अल्लाह करे कि मुझे आपको जो समझा रहा है तो मैं आपको इजी सब समझा सकूं मैं आपको। अच्छा, यहाँ पर
हेडर्स एंड फूटर्स का मुझे यूज करना है, तो हेडर्स एंड फूटर्स कहाँ अवेलेबल है? इंसर्ट के अंदर आप जाएं और यहां पर हेडर्स एंड फूटर्स यहां अवेलेबल है कि नहीं है। आप एक काम करें, आप पेज लेआउट में चले जाएं, आपको पेज लेआउट के अंदर हेडर्स एंड फूटर्स मिल जाएंगे इजीली। ओके, कोई मसला नहीं है, हम इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। पेज लेआउट पे आप चले गए, आपने यहाँ क्लिक करना है प्रिंट टाइटल्स पे, यहाँ क्लिक करोगे, ये रहा आपका हेडर्स एंड फूटर्स। ओके, इंसर्ट के अंदर भी अवेलेबल होता है, लेकिन मुझे अभी वो दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर भी हेडर्स एंड फूटर्स अवेलेबल होता है। ओके, छोड़ दो, लिव इट। हम जाएंगे पेज लेआउट के अंदर, और यहाँ पर मेरे पास क्या, कहाँ क्लिक करूँगा मैं? प्रिंट टाइटल्स पे, और यहाँ पर हेडर्स एंड फूटर्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। मैं इजीली इसको अप्लाई कर सकता हूँ। हेडर्स एंड फूटर्स करते क्या है बेसिकली, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको देना चाहता हूँ बिफोर अप्लाइंग इट। हेडर्स एंड फूटर्स, अब हमारे पास बिग डेटा होता है ना, बिग डेटा के ऊपर अब मसला यहाँ पर ये होता है कि जब हम प्रिंट आउट ले रहे होते हैं एक्सेल के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस स्पेसिफिक फाइल का जो नेम है ना, बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं हम। रिपीट किस तरीके से करवाना चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि यार हर पेज के एंड में ये फाइल की जो लोकेशन है, पाथ है, वो मुझे शो हो रहा हो कि ये फाइल मेरे सिस्टम के अंदर कहाँ पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि जब इस फाइल को मैं दोबारा ओपन करने जाऊंगा, माइट भी कि मैं भूल जाऊं कि मेरी फाइल को मैंने कहाँ पर रखा हुआ है। तो वो लोकेशन अगर आपने एक मरतबा यहाँ पर डाल दी ना, तो इंशाल्लाह वो आपको फाइल कभी आप भूलेंगे नहीं। क्योंकि प्रिंट आउट जब आप निकालेंगे, जब आप प्रिंट आउट किसी फाइल में लगाएंगे, तो उसके साथ उस फाइल की लोकेशन भी वहाँ पर लिखी हुई होगी, तो उस लोकेशन की अकॉर्डिंग आप फाइल को दोबारा एक्सेस कर सकते हो इजीली। नंबर 2, जब आपका बिग डेटा होगा, तो बिग डेटा में क्या होता है, एक पेज पे पूरा डेटा नहीं आ रहा होता, तो आप क्या करोगे, डिफरेंट पेजेस के ऊपर आपका डेटा अवेलेबल होगा, तो आप पेज नंबर वहां पर देना चाहते हो, पेज 1, पेज 2, पेज 3, तो फूटर्स के थ्रू आप यहाँ पर ये काम कर सकते हो। हेडर्स में भी आप कर सकते हो। हेडर्स में क्या, आपका हर नेक्स्ट पेज पे, पेज 2, हर नेक्स्ट पेज पे, पेज 3, पेज 4, पेज 5, इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो इस तरीके से भी आप करवा सकते हो। डेट, स्पेसिफिक डेट डालना चाहते हो कि ये काम मैं कब कर रहा हूँ, वो डेट आपको मेंशन करवानी है, आप हेडर्स एंड फुटर्स के थ्रू करवा सकते हैं। डिफरेंट वर्क हम करते हैं इसके अंदर, तो हम करते अप्लाई करके देख लेते हैं। फिलहाल मैं इसको क्या करता हूं, इसका प्रिंट आउट लेना चाहता हूं। आई वांट टू गेट द प्रिंट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज। तो क्या करूंगा मैं, आपने डेटा को सेलेक्ट कर लिया और यहां पर आपने प्रिंट एरिया आपके पास अवेलेबल है, इस पे आपने क्लिक कर देना है और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करना है आपने। क्योंकि एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, एक बहुत बड़ी स्प्रेडशीट होती है, जिसपे आपको मैंने दिखाया था कि 1,048,000 रोज अवेलेबल है। तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि पूरी इंटायर स्प्रेडशीट को आप एक ही पेज पे प्रिंट आउट पे आप लेकर आ जाए। सही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेल के अंदर हमें उस स्पेसिफिक रेंज को, स्पेसिफिक एरिया को हमें हाईलाइट करके सेट प्रिंट एरिया के थ्रू उसको हम सेट करेंगे, तो जाके हम जब प्रिंट लेने जाए तो उसी एरिया का वो प्रिंट आउट हमें दे। ओके, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने से क्या हो गया, आपको अब नजर नहीं आ रहा होगा, एक लाइन यहाँ पर आ जाती है, इसके ऊपर हम देख लेते हैं, कंट्रोल F2, नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। मैं आपको दिखा देता हूं, कंट्रोल F2 का आप यूज करेंगे। यहां लिख देता हूं मैं आपके पास, कंट्रोल प्लस F2। सही है। इसका आप यूज करेंगे जब आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना होगा। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए क्या करोगे आप, मैं यहां पर लिख देता हूं, प्रिंट प्रीव्यू। इसके लिए आपने क्या किया, आपने कंट्रोल F2 को यूज किया। कंट्रोल F2 मैं कर देता हूं अभी आपके सामने। कंट्रोल के साथ मैंने F2 प्रेस किया, तो आपका पूरा डेटा रो वाइज एक ही पेज पे नहीं आ रहा है। यहां पर देख सकते हो 2 पेज शो हो रहे, 2 पेजेस। ये आपको बता रहा है कि जो आपका डेटा है वो 2 पेजेस पे आएगा। मैं जहां पर क्लिक करूंगा तो आपको रिमेनिंग डेटा आपको दिखाएगा। ओके, अब हमें हेडर्स एंड फुटर्स को अप्लाई करवाना है। हेडर्स एंड फुटर्स किस तरीके से अप्लाई होंगे सर, इसको देख लेते हैं।
डेटा ऑलरेडी आपका सेलेक्टेड है, ओके, डेटा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। आप पेज लेआउट पे जाएं, यहाँ से आपने क्लिक किया और हेडर्स एंड फुटर्स के ऊपर आपने क्लिक कर दिया। जब इस पे आप क्लिक करोगे तो एक विंडो आपके पास ओपन हो चुकी है, वो बता रहा है ये हेडर्स है और ये फुटर्स है, ओके। ये हेडर्स है, ये फुटर्स है। जो भी आप लिखवाना चाहते हो आप लिख सकते हो। उसके बाय डिफॉल्ट कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, हेडर्स के अंदर क्या क्या आता है, पेज 1 जो मैंने आपको बताया था, हर नेक्स्ट पेज के ऊपर उसका पेज नंबर वो ऊपर शो कर देगा हेडर्स पे। नंबर 2, आपकी जो फाइल है बेसिक एक्सेल फंक्शंस की, मेरी जो फाइल है उसका वो नाम ऊपर शो कर देगा, फाइल का नाम शो कर देगा ऊपर, ठीक है। टाइटल जो फाइल का होगा वो शो कर देगा। फाइल की जो इंसर्ट पेज 1 इस तरीके से भी शो कर सकता है। जो भी आपने शो करवाना है वो यहाँ से शो करवा सकते हो, या आपको कुछ और लिखना है तो अब यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हो। फिलहाल मैं इसमें क्या करवा रहा हूँ, मैं हेडर्स पे शो करवाऊंगा यहाँ पर सेंट्रल में पेज नंबर, इंसर्ट पेज नंबर, यहां मैंने क्लिक कर दिया, ओके, और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। फुटर्स के ऊपर मैंने क्या करना है, मुझे फाइल की लोकेशन देनी है। फुटर्स के ऊपर कस्टम फुटर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर राइट साइड पे मुझे क्या करना है, फाइल की लोकेशन देनी है। तो यहाँ पर मेरे पास ये रहा, इंसर्ट फाइल पाथ। स्पेसिफिक आपके सिस्टम में फाइल कहाँ पर रखी हुई है, पूरा एक पाथ यहाँ पर आपको डिजाइन कर देगा। यहाँ पर क्लिक किया और इसके बाद इस फाइल का नाम क्या है, यहां पर मैं क्लिक कर दूंगा। ये दोनों चीजें मैंने एक साथ डाल दी है और ओके कर दिया मैंने। नाउ यू कैन सी दैट जब मैं इसका प्रीव्यू देखूंगा, कंट्रोल F2, तो यहां पर आपको फाइल का पूरा पाथ दिखा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर दूं, मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पर किस तरीके से फाइल के पाथ को डिजाइन किया हुआ इसने। ये पेज नंबर आ रहा है, हेडर्स पे अभी हमने डाला था, और यहां पर मैंने ये देखें सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर डेस्कटॉप एक फोल्डर है, इसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, सही है। फाइल का नाम भी आपको शो कर रहा है कि बेसिक एक्सेल क्लासेस, बेसिक एक्सेल क्लासेस, ये फाइल यहाँ पर अवेलेबल है, ओके। तो यहाँ पर आपके पास शो हो गया। नेक्स्ट पेज पे भी ये शो हो रहा होगा, नेक्स्ट पेज पे भी ये शो हो रहा है, और नेक्स्ट पेज पे आपका पेज नंबर क्या शो हो रहा है हेडर्स में, 2, सही है। हेडर्स एंड फुटर्स को किस तरीके से यूज किया जाता है मैंने आपके सारे बता दिया मैंने किस तरीके से यूज किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू कवर पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पेज लेआउट पे मैंने एक फाइल बना के रखी हुई है आपके लिए बिग डेटा की, सो दैट यू कैन गेट द इंटायर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज इट। क्योंकि एक प्रिंट आउट को लेने के लिए एक्सेल के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, इस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके उसका एरिया को सेट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या क्या यूज करेंगे यहाँ पर देख लेते हैं। मेरे पास एक डेटा अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेशन ऑफ प्रिंट एरिया। डिफरेंट कॉलम्स अवेलेबल है, सीरियल नेम, प्रोडक्ट, कस्टमर, डेट, रीजन, क्वांटिटी सोल्ड, कॉस्ट, सेल्स पर यूनिट एंड प्रॉफिट। इंटेंशनली मैंने एक बिग डेटा यहाँ पर लिया हुआ है ताकि आपको पता चले कि इस स्पेसिफिक बिग डेटा का प्रिंट आउट मैं किस तरीके से लूंगा। अगर आप एक्सेल यूजर नहीं है, यू वोंट बी एबल टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। क्या करूंगा मैं, सेलेक्ट किया पूरा, 100 एंट्रीज अवेलेबल है इसके पास, ओके, 100 एंट्रीज अवेलेबल है। तो उस 100 एंट्रीज का एक साथ एक ही पेज पे प्रिंट आउट लेना, उसको किस तरीके से हम लेंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रिंट एरिया पे क्लिक करूंगा और इसके एरिया को सेट कर दूंगा, ओके। इससे क्या होगा सर, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इनिशियल लेवल पर आपका प्रिंट आउट कितने कॉलम को कवर कर रहा है और कितनी रोज को कवर कर रहा है, ओके। यानी वन पेज पे कितनी रोज आएंगी और कितने कॉलम्स आएंगे। अभी तक मैंने जस्ट, अच्छा यहां से मैं इसके स्केल्स को सही कर दूं, मैं इसके स्केल्स को, क्योंकि मैं अभी आपको बिल्कुल यहां से मैं इसके स्केल्स को सही कर दूं। वेट फॉर अ व्हाइल, मैं आपको सबसे सारी चीजें समझाऊंगा।
ओके, नाउ यू कैन सी दैट। अब मुझे देखना ये है इनिशियल लेवल पर जब मैंने प्रिंट एरिया को सेट किया है तो कितने कॉलम कवर हो रहे हैं और कितनी रोज कवर हो रही है। मैं कंट्रोल F2 से जस्ट सीरियल नंबर 1 से लेके 6 तक, ये सही नहीं हुआ, मैं दोबारा देख लेता हूं। इतना भी नहीं होना चाहिए भाई, मैं दोबारा इसको देख लेता हूं, यहां से यहां तक। ओके, अब मैं देखता हूं कंट्रोल F2, तो 3 कॉलम मुझे वो दिखा रहा है। 3 कॉलम क्यों दिखा रहा है भाई? यहाँ पर ओरिएंटेशन को मैं देख लेता हूँ। ओरिएंटेशन क्या है मेरी? पोर्ट्रेट ही है। ओके, सही है, गुड है। 3 कॉलम मुझे दिखा रहा है कि ओनली 3 कॉलम्स आपके यहाँ पर आ रहे हैं प्रिंट एरिया के अंदर, और कितनी रोज आ रही है? ओनली 6 रोज अवेलेबल है। तो ये थोड़ा सा आउट है आपकी प्रिंट, जो आपको प्रिंट लेना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको सेट करना पड़ेगा। किस तरीके से सेट करूंगा? यहाँ पर आप देख सकते हो कितने कॉलम्स बाहर हैं और कितने कॉलम्स यहाँ पर आपके प्रिंट एरिया के अंदर है। यहाँ पर आपको कितने पेजेस दिखा रहा है? 12 पेजेस पे आपका प्रिंट आउट आ रहा है। 12 पेजेस पे, एक एक 1 बाय 1 देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12, यानी 12 पेजेस पे आपका प्रिंट आउट आ रहा है, लेकिन प्रिंट एरिया आपका सही तरीके से सेट भी नहीं है। एक कॉलम आ रहा है एक पेज पे, दूसरा कॉलम दूसरे पेज पे आ रहा है। तो डेटा को सही तरीके से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, सो दैट आपका जो प्रिंट आउट है वो सही तरीके से आपके डेटा को दिखा सके। तो मैं क्या करना पड़ेगा मुझे भाई? मुझे यहाँ पर ये जो ऑप्शंस है ना, इनको भी मैं एक्सप्लोर करूंगा और इन ऑप्शंस को भी मैं एक्सप्लोर करूंगा 1 बाय 1। पहले तो मुझे ये बताना है आपको, मेरा डेटा जो है ना वर्टिकल शेप के अंदर है। वर्टिकल शेप मीन्स फ्रॉम टॉप टू डाउन फ्लो कर रहा है, टॉप टू डाउन फ्लो कर रहा है। इसके हेडर्स है वो टॉप पर है, टॉप टू डाउन मेरा डेटा फ्लो कर रहा है, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल शेप में मेरा डेटा अवेलेबल है। और वर्टिकल शेप के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के अंदर आपका पोर्ट्रेट लेवल होना चाहिए। ओके, पोर्ट्रेट लेवल होना चाहिए आपका। आप लैंडस्केप भी कर सकते हो। लैंडस्केप से क्या होगा, आपका डेटा पोर्ट्रेट अपना वर्टिकल शेप में तो है, लेकिन कुछ एंट्रीज उसकी कम हो जाएंगी, यानी रोज कम आएंगी एज कंपेयर टू द पोर्ट्रेट लेवल। पोर्ट्रेट लेवल पे क्या होता है, आपके जो डेटा होता है, क्योंकि वर्टिकल शेप के अंदर है, तो एक पेज पे रोज ज्यादा अवेलेबल होंगी एज कंपेयर टू द कॉलम। और लैंडस्केप पे क्या होगा, कॉलम ज्यादा अवेलेबल होंगे एज कंपेयर टू द रोज। ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा आपको डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो यहां पर हमने क्या शेप, मैं लैंडस्केप पे ले रहा हूं इसको। लैंडस्केप पे मैंने किया, अब दोबारा मैं इसका कंट्रोल F2 से प्रिंट एरिया देख रहा हूं। अब तक वो सही तरीके से सेट नहीं हुआ है। मैं एक काम करता हूं, इस फाइल को बंद करके दोबारा ओपन कर रहा हूं। इस फाइल को मैंने क्लोज किया, दोबारा आपके सामने ओपन किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके एरिया को सेट कर रहा हूं। सही है, इसके एरिया को सेट करके मैं पेज लेआउट पे गया और मैंने यहां से दोबारा इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया। अब आप देख सकते हो कि यहां पर एक लाइन आपके पास आ रही है कि फर्स्ट डेटा आपका कहां से कहां तक है, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, कस्टमर, और यहां तक आपका डेटा अवेलेबल है। ये आप देख सकते हो, यहां पर शो कर रहा है आपको। सही है, तो मुझे सही तरीके से डेटा को एडजस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आपको स्केल दिया हुआ है, स्केल्स को आप कम करते रहे, आपका डेटा एडजस्ट होता रहेगा। ये मैनुअली तरीका है कि मैंने इस स्केल को मैंने कम किया, 70 पे लेकर आया। अब मैं देखता हूं कि मेरे कितने कॉलम्स अवेलेबल है। आई थिंक कुछ मसला है। मैं डेटा को यहां से कॉपी करके एक नई शीट क्रिएट करता हूं। यहां पर इस डेटा को मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं कंट्रोल F2 कर रहा हूं। अब आप देख सकते हो, अब मैं इस डेटा को, पूरा डेटा को मैं आपके सामने शो कर रहा हूं।
मुझे इसका प्रिंट आउट लेना है। पूरे डेटा को मैंने सेलेक्ट किया, पेज लेआउट पे किया, पेज एरिया मैंने इसका सेलेक्ट कर दिया। अब आप देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो मुझे क्या दिखा रहा है कि मेरा डेटा है वो 6 पेजेस पे आएगा, 6 पेजेस पे आएगा। और फर्स्ट पेज पे कितनी रोज अवेलेबल है मैं यहाँ क्लिक करके देख सकता हूँ कि फर्स्ट पेज पे, क्योंकि ये पोर्ट्रेट लेवल पर है, कहाँ कहाँ पता चल रहा है, ये दिखाओ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ये आपको दिखा रहा है पोर्ट्रेट लेवल पे आपकी कितनी रोज आ रही है, 42। अगर मैं इसके ओरिएंटेशन को चेंज करूं, नाउ यू कैन सी दैट ओनली 30 रोज अवेलेबल। और कॉलम्स कितने आएंगे, कॉलम्स आई थिंक सारे कॉलम्स आ जाएंगे, क्योंकि आपका कॉलम वाइज डेटा भी ज़्यादा है। आप देख सकते हो पूरा सारे कॉलम्स आ चुके हैं, सही है। लेकिन रोज कितनी आ रही है, 30 आ रही है। जो मैं अभी आपको मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया था दोनों के बीच में, वो क्लियर हो चुका है, सही है। अब मेरा डेटा कितने पेजेस पे आ रहा है, 3 और 4 पेजेस पे मेरा डेटा आ रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा 2 पेजेस पे आए, सही है, आई वांट मेरा डेटा, मेरा प्रिंट आउट कितने पेजेस पे आए, 2 पेजेस पे आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा डेटा एडजस्ट कहाँ नहीं हो पा रहा, यानी कॉलम वाइज एडजस्ट नहीं हो रहा या रो वाइज एडजस्ट नहीं हो रहा या दोनों एडजस्ट नहीं हो पा रहा है फिलहाल। क्योंकि मैंने ओरिएंटेशन को चेंज किया, यहाँ से ओरिएंटेशन को मैंने क्या किया है, लैंडस्केप पे लिया है। तो मेरा डेटा कॉलम वाइज तो सेट हो चुका है, सारे कॉलम्स आ रहे हैं इसके अंदर, ओके, सारे कॉलम्स आ रहे हैं। लेकिन रोज अवेलेबल नहीं हो रही है। रोज इसके अंदर वन पेज पे कितनी आ रही है, 30 आ रही है, देन सेकंड पेज पे 30, देन थर्ड पेज पे 30, देन रिमेनिंग फोर्थ पेज पे अवेलेबल है। मुझे फोर्सफुली मैं अपने डेटा को 2 पेजेस पे लेके आना चाहता हूं। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे यहाँ पर आप थोड़ा सा ऑप्शंस को देख लें, मुझे यहाँ पर हाइट को क्लिक करके यहाँ पर बाई फोर्सफुली मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई 2 पेजेस पे इसको एडजस्ट करो। अभी क्या है, स्केलिंग मेरे पास 100 है, स्केलिंग कितनी है, 100 है। लेकिन जब मैं इसको 2 पेजेस पे लेके आऊंगा, स्केलिंग उसकी एडजस्ट हो जाएगी बेस्ड ऑन आपने जो कमांड दी है। जैसे ही मैंने इसको 2 पेजेस पे किया तो मेरी स्केलिंग कितनी हो गई, 64 पर आ गई है। सो ओके, मैं इसका प्रिंट आउट देखता हूँ। नाउ यू कैन सी दैट 2 पेजेस पे आपका डेटा आ रहा है, ओके। कॉलम वाइज जगह आपके पास बहुत है, क्योंकि आपने ओरिएंटेशन को किसका रखा हुआ है, आपने इसको रखा हुआ है लैंडस्केप पे। कॉलम वाइज बहुत जगह अवेलेबल है, कुछ नए कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो आप डाल सकते हो इसके अंदर। लेकिन आपके पास अब यहाँ पर आपके पास 2 पेजेस में डेटा पूरा आ चुका है, लेकिन ये रीडेबल नहीं होगा। ये रीडेबल होगा तो बहुत मुश्किल से आप इसको रीड कर सकते हो, सही है, इट्स डिफिकल्ट टू रीड इट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपने जो कमांड उसको दी है कि मुझे 2 पेजेस पे पूरा डेटा चाहिए, उसने आपकी कमांड को एक्सेप्ट किया, उसको एडजस्ट किया और एडजस्ट करके आपके सामने डेटा को शो करवा दिया। अब ये रीडेबल हो या ना हो ये उसका इशू नहीं है, ये आपका इशू है। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप उसको 3 पेजेस पे लेकर आ जाओ, सही है। एटलीस्ट वो रीडेबल होना चाहिए, यूजर उसको इजीली इसको रीड कर पाए। अभी जैसे मैंने इसकी स्क्रीन को बड़ा किया है, फिर भी मैं इसको रीड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि स्केलिंग जो इसकी है वो हमने इस तरह की से रखी हुई है कि डेटा तो 2 पेजेस पे आ गया है, लेकिन वो रीडेबल नहीं हो पा रहा है सही तरीके से, ओके। अच्छा, मैं अभी इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करता हूँ सो दैट मैं आपको ये दिखा सकूँ। मैं यहाँ से इसकी जो कमांड है इसको ख़त्म करता हूँ, ऑटोमेटिक पे ले जाता हूँ। ऑटोमेटिक मीन्स जितने पेजेस पे आ सकता है इसको इतने पेजेस पे लेकर आओ, कोई मसला नहीं है। मैं इसको 100 पे लेके आ रहा हूँ, ओके। अब मैं इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करके पोर्ट्रेट पे लेके आ रहा हूँ, सो दैट मैं आपको ये बता सकूँ अगर कॉलम वाइज आपका डेटा एडजस्ट नहीं हो पा रहा और रो वाइज दोनों एडजस्ट नहीं हो पा रहे तो किस तरीके से आप लोगे। अभी मैंने क्या किया, इसको ओरिएंटेशन को चेंज किया है और डेटा को पोर्ट्रेट लेवल पे लेकर आ गया हूं। अब मैं प्रिंट आउट देख रहा हूं, नाउ यू कैन सी दैट आपके कॉलम्स भी पूरे नहीं आ रहे, पर यूनिट सेल्स एंड प्रॉफिट लेवल ये नहीं आ रहा है आपके पेज के अंदर। यहाँ पर एक लाइन आपको नजर आ रही होगी, एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है, ये बता रही है कि आपका प्रिंट एरिया के अंदर ये यहाँ तक कॉलम अवेलेबल है, ये 2 कॉलम नहीं आएंगे। तो आपको किस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। राइट नाउ आपके 6
पेजेस पे आपका डेटा आ रहा है, 6 पेजेस पे, ओके। और रोज कितनी आ रही है एक 1 पेज पे? 42 रोज आ रही है, ओके। अब मुझे इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट किस तरीके से करना है? अब मैं चाहता हूं कॉलम वाइज भी एडजस्ट हो जाए और रो वाइज भी एडजस्ट हो जाए। पोर्ट्रेट लेवल पे ओरिएंटेशन मैंने पोर्ट्रेट रखी हुई है, तो मैं यहाँ पर विड्थ पे जाके मैंने कहा कि भाई आप एक काम करो, इसको 2 पेजेस पे लेकर आओ। अच्छा, और इसको यहाँ पे 2 पेजेस पे लेकर आओ, ओके। अब मैं इसका प्रिंट आउट देख रहा हूँ। 2 पेजेस पे करने के बावजूद भी ये पूरा नहीं आ रहा, एक कॉलम अभी भी बाहर है, नहीं आ पा रहा है, सही है ना। यहाँ मसला हो रहा है, अभी देख लेते हैं। ये देख ले, ये एक कॉलम आपका बाहर आ रहा है, सही है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से अब डेटा को मैं नहीं छेड़ूंगा। अब मैं डेटा को यहां से नहीं छेड़ूंगा। अब आपको एक तरीका और बता रहा हूं, जब ऐसा कोई मसला हो जाए तो आपने करना क्या है, आप यहां पर क्लिक करें, यहां पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप डेटा के यहां पर क्लिक करोगे तो आपका ये किस मोड पे आ चुका है, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे आ चुका है, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे आ चुका है। ये जो ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये शो कर रही है कि 1 पेज पे आपके कितने कॉलम कवर हो रहे हैं। इसको ड्रैग करें, आप यहां से एंड पे लेकर जाए, ओके। और सेम चीज आपको रो पे भी अप्लाई करनी पड़ेगी। आप नीचे आ जाए और यहाँ आपको बता रहा है कि आपको कितना 2 पेजेस पे आपका डेटा आ रहा है, सही है। 2 पेजेस पे हमें चाहिए था, ओके। 2 पेजेस पे हमें डेटा चाहिए, ओके, डन है, सही है। और आपने यहाँ पर इसको दोबारा नॉर्मल प्रीव्यू पे लेकर आ जाए और अब कंट्रोल F2 करें तो सारे आपके जितने भी कॉलम्स हैं वो एक पेज पे आ चुके हैं। स्केलिंग उसने खुद कर सेट कर दी है। स्केलिंग कितनी लेकर आ गया वो 85 पे, यानी 85 पे रहते हुए आपका पूरा डेटा आप देख सकते हो इजीली, ओके। फर्स्ट हमने यहाँ से डेटा को एडजस्ट किया था कॉलम वाइज, रो वाइज, सही है। सेकंड हमने यहाँ से डेटा को एडजस्ट किया पेज ब्रेक प्रीव्यू से। थर्ड हमने स्केलिंग को मैन्युअली एडजस्ट करके अपने डेटा को देखना चाहा कि हमारा डेटा एडजस्ट कहाँ पर हो रहा है। 3 तरीके हैं। प्रेफर मैं ये करूँगा आपको ज़्यादातर, अगर पेजेस का मसला नहीं है तो आपको यहाँ से डेटा को एडजस्ट करो। लेकिन यहाँ से डेटा को एडजस्ट करने से क्या होगा सर, ये होगा कि डेटा रीडेबल है कि नहीं है वो तो प्रिंट आउट निकलने के बाद पता चलेगा आपको, सही है। अभी तो क्योंकि 85 पर है तो रीडेबल होगा, डेटा आपका रीडेबल हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा आपके लिए। इसके अलावा मार्जिन्स क्या होती है, बेसिकली जब आप कोई प्रिंट आउट ले रहे होते हैं ना तो कुछ हिस्सा हमारा लेफ्ट साइड से, कुछ राइट साइड से, कुछ टॉप और कुछ बॉटम से, बाय डिफॉल्ट वो हिस्सा छोड़ा हुआ होता है, सही है ना, ताकि आप इजीली उस डेटा को जब आप फाइल में पंच कर रहे होते हो, फाइल में लगा रहे होते हो तो इजीली वो डेटा आपका कटना नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास नॉर्मल पे आपको सेटिंग बताएगा कि नॉर्मल में क्या आपका डेटा किस तरीके से आ रहा है। टॉप से आपने 0.75 छोड़ा हुआ है, लेफ्ट से आपने 0.7, हेडर्स आपका 0.3 है, फुटर्स आपका 0.3 है, राइट से आपने 0.7 एंड बॉटम से 0.75। ये नॉर्मल है, ओके। अगर कस्टम मार्जिन में जाओगे तो आप खुद यहाँ से सेट कर सकते हो कि मुझे लेफ्ट से कितना मार्जिन छोड़ना है, राइट से कितना मार्जिन छोड़ना है, टॉप से कितना मार्जिन छोड़ना है एंड बॉटम से कितना मुझे मार्जिन छोड़ना है। आप इजीली खुद ही यहाँ पर दे सकते हो, ओके। इसके अलावा ओरिएंटेशन मैंने आपको बता दी है कि डेटा आपका फिलहाल वर्टिकल लेवल पर है तो वर्टिकल लेवल पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों आ सकते हैं। लेकिन लैंडस्केप पे क्या होता है और पोर्ट्रेट पे क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। साइज, पेज की जो साइज होती है वो स्टैंडर्ड A4 होती है। A4 साइज यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। A4 साइज का क्या साइज होती है यहाँ पर नीचे मेंशन है। अगर आपने कोई बड़ा डेटा रखा हुआ है और बड़ा पेज आपने लगाया हुआ है प्रिंट आउट के अंदर तो आप यहाँ से इसकी साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हो। पेज ब्रेक प्रीव्यू, यहाँ आपका पेज ब्रेक कर रहा है वो आपको शो करेगा। इंसर्ट करना है, रिमूव करना है, यहाँ से आप कर सकते हो। इसको फिलहाल हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे इसको आपको। अच्छा, एक और चीज़, अब मुझे जो आपको चीज़ बतानी है, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर से क्या मुराद सर, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस डेटा के ऊपर जो कलर शो कर रहे हैं
इस डेटा के ऊपर एक कलर शो हो रहा है आपको, सही है। मैं इस डेटा को जब प्रिंट प्रीव्यू देख रहा हूँ तो कलर यहाँ पर भी शो हो रहा है, लेकिन जब आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे तो ये कलर नहीं आएगा सर। अभी देख लेते हैं, अभी आपको बता देता हूँ मैं आपको। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से अभी मैं इसके कलर्स को हटा देता हूँ। इसका जो बैकग्राउंड कलर है, कलर को मैंने हटा दिया। नाउ यू कैन सी दैट, ओके। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ, फाइल, ये अप्लाई कर दिया। ये आपने अप्लाई कर दिया सर, KNS के लोगो को आपने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है, लेकिन इशू यहाँ पर ये आएगा कि ये जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन है, जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन है। whenever आई एम गोइंग टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस डेटा, तो ये यहाँ पर आपको लोगो नजर नहीं आएंगे, बैकग्राउंड यहाँ पर नजर नहीं आएगा, ओके। ये आपको याद रखना है। प्रेजेंटेशन के लिए आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब आप इसका प्रिंट आउट देंगे तो ये आपको लोगो वहाँ पर नजर नहीं आएगा, ओके। ये आपको समझाना था मुझे। प्रिंट टाइल्स के अंदर हमने प्रिंट टाइल्स के अंदर काफी चीजें हमने डिस्कस की है। हमने पेज को डिस्कस किया अभी आपके सामने, पोर्ट्रेट लेवल, और पोर्ट्रेट लेवल क्या होता है, लैंडस्केप क्या होता है, स्केलिंग जो हमने यहाँ से एडजस्ट कर रहे थे वो स्केलिंग यहाँ पर भी अवेलेबल है, ओके। जो हम पेज को फोर्सफुली फिट कर रहे थे वो आप यहाँ से कर रहे थे, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो आप, सही है, ओके। इसके अलावा पेज साइज कौन सी है, लेटर है, A4 है, कौन सी है, यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो, सही है। मार्जिन्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, यहां पर हमारे पास मार्जिन अवेलेबल था, यहां पर अवेलेबल है, ओके। प्रीव्यू यहां से भी देख सकते हो आप। हेडर्स एंड फूटर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द हेडर्स एंड फूटर्स, लेकिन हेडर्स एंड फूटर्स के अंदर एक बात मुझे अभी भी आपको बतानी है, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। और ये शीट क्या होती है, अच्छा यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, शीट्स क्या होती है। अब एक काम करें, जब मैं इसका प्रिंट आउट ले रहा हूँ ना, व्हेनेवर आई एम गोइंग टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा, तो यहाँ पर फर्स्ट पेज पर मुझे हेडर्स नजर आ रहे हैं, आई कैन सी दैट all the headers available in this particular, लेकिन जब मैं सेकंड पेज पे जाता हूँ, I am unable to justify and I'm unable to ascertain that ये डेटा क्या है, इसका हेडर्स क्या था, ये क्या चीज़ है, ये प्रॉफिट है, ये सेल्स है, क्या चीज़ है ये, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन हेडर्स को हर पेज पे मुझे रिपीट करवाना है। आई वॉन्ट टू रिपीट दिस पर्टिकुलर हेडर्स ऑल द पेपर्स। तो क्या करूँगा मैं प्रिंट पे गया, मैं शिफ्ट पे मैंने क्लिक किया, और शिफ्ट के बाद यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है रो टू रिपीट एट टॉप, रो टू रिपीट एट टॉप, यहाँ पर क्लिक करूँगा और स्पेसिफिक इस रो पे क्लिक कर दूंगा। पूरी रो आपकी सेलेक्ट हो चुकी है और मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। अब क्या होगा सर, अब आप जादू देखें, फर्स्ट पेज पे आपको सारे हेडर्स नजर आ रहे हैं, सही है, पहले भी नजर आ रहे थे, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन जब आप सेकंड पेज पे जाएंगे, यू कैन सी दैट हेडर्स यहाँ पर भी आपको अवेलेबल मिलेंगे, तो यू कैन इजीली असरटेन कि कौन सा डेटा क्या है, ये कॉस्ट है, ये सेल्स है, ये प्रोडक्ट का नेम है, ये डेट कौन सी है, रीजन कौन सा है, सही है ना। ये सारी चीज़ें आप इजीली देख सकते हो, इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर ये हेडर्स अवेलेबल नहीं होती तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट था, टास्क था इसको असरटेन करने के लिए। रिपीट किस तरीके से करवाना है, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। रिपीट को रिपीट कर रहे भाई क्या करोगे, रो टू रिपीट एट टॉप के अंदर आपको उस रो को सेलेक्ट कर देना है, तो वो ये रो अब हर पेज पे आपको नजर आएगी सर, ओके। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, यहां पर हेडर्स एंड फूटर्स के अंदर क्या मुझे चीज़ आपको बतानी है, वो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, मैंने अभी आपको बताया था, जब आप बैकग्राउंड कोई यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन के लिए, वो यहाँ पर अप्लाई होगा। आपको
जब आप इसका प्रिंट आउट लोगे तो वो लोगो वो नहीं नज़र आएगा आपको, वो बैकग्राउंड नज़र नहीं आएगा। लेकिन आप एक्चुअली उस बैकग्राउंड को दिखाना चाहते हो अपने प्रिंट आउट लेवल पर, तो क्या करना पड़ेगा आपको? करना ये पड़ेगा कि सर आप जाएं हेडर्स में, कस्टम हेडर्स पे क्लिक करें और यहां आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है इंसर्ट पिक्चर। सही है, इंसर्ट पिक्चर पे यहां क्लिक कर लो और इंसर्ट पिक्चर पे जाओ और यहां से आपने फाइल में जाके आपने इस लोगो को उठाया। अब इसको आपको एडजस्ट करना है, नीचे लेके जाओ उसको, ओके, और यहां से ओके कर दो। नाउ यू कैन सी दैट कंट्रोल F2 और ये लोगो आपको यहां नजर आ रहा है। वाटरमार्क जिसे कहते हैं ना, वाटरमार्क, ये इस तरीके से आपको लोगो नजर आ रहा है। सही है, आप इजीली इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। सेकंड पेज पे आई थिंक होगा, नहीं होगा मुझे नहीं पता, हाँ सेकंड पेज पे भी अवेलेबल है भाई, जबरदस्त। सही है, अगर पिक्चर को इंसर्ट करवाना चाहते हो आप अपने प्रिंट आउट पे और मिडिल में, राइट पे, लेफ्ट पे, जहां पर भी, तो क्या करना पड़ेगा आपको? हेडर्स की मदद से आप ये काम कर सकते हो। आप डायरेक्टली बैकग्राउंड कलर को यहाँ पर अप्लाई करोगे तो जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन होगा, प्रिंट आउट पे वो नजर नहीं आएगा आपको। सही है, तो यहां आपको नजर आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, गुड हो गया, तो हम इजीली हम इसको देख पा रहे हैं। सही है, फिर हमें क्या करना है भाई? और क्या चीजें रह गई है मेरे पास अवेलेबल है जो आपको दिखानी है? ग्रिड लाइंस नजर आ रही है आपको? ये ग्रिड लाइंस है, इसको खत्म कर दो यार। नाउ यू कैन सी दैट जितनी भी ग्रिड लाइंस अवेलेबल थी जो बाय डिफॉल्ट होती है एक्सेल के ऊपर, ये सारी खत्म हो गई है। सही है, प्रिंट ग्रिड लाइंस, हेडिंग, ये जितने भी हेडिंग्स थे आपके पास ABCD 1 2 3 4 ये सब गायब हो गई। प्रिंट, ओके, ये सारी चीजें आपके पास दोबारा यहाँ पर शो हो रही है। ओके, प्रिंट के अंदर 1 2 3 आपको चाहिए, प्रिंट के अंदर आपको कॉलम्स चाहिए, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर चेक लगा के रखना है, अदरवाइज इसको आप अनचेक कर दें। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड, सेट बैकवर्ड, ये दोनों चीजें एक साथ डिस्कस होगी। हम सिलेक्शन पेन को भी इसके साथ डिस्कस करेंगे और लाइन को भी एक साथ डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर चाहिए हमें। तो ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से लेके आते हैं? इंसर्ट पे जाके पिक्चर्स पे आप जाओगे और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट हमने उठा लिया, ये आ गया। दूसरा ऑब्जेक्ट उठाना जा रहे हैं, फॉर्मेटिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ से हमने एक और ऑब्जेक्ट को उठाया और यहाँ से हम एक और ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं। सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, एक से एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, तो एक और ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं। ज़बरदस्त, 3 ऑब्जेक्ट्स हमने एक साथ उठा लिए और एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट है। आपको जो दूसरे ऑब्जेक्ट से वो नज़र नहीं आ रहे आपको, क्योंकि वो उसके ऊपर, उसके नीचे है। तो यहाँ पर इन कमांड को यूज़ करो, सेंड बैकवर्ड, यानी इस स्पेसिफिक जो आपका जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं सेंड बैकवर्ड कर, पीछे की तरफ मूव कर रहा हूं। ये नजर आ गया आपको? सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, इनको आप यूज करोगे। एक और भी ऑब्जेक्ट हमारा था जो मुझे नजर नहीं आ रहा, एक काम करता हूं मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूं। ओके, नाउ यू कैन सी दैट, नाउ यू कैन सी दैट कि आपका जो छोटा ऑब्जेक्ट था वो नजर आना शुरू हो गया आपको। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ और इसको मैं कहता हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे आओ, सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड। यानी इनका काम क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है और आपको पिछले ऑब्जेक्ट को आगे लेके आना है, ब्रिंग फॉरवर्ड करना है, या जो आगे है उसको आपको सेंड बैकवर्ड करना है, तो इस ऑप्शन को आप यूज करोगे। सिलेक्शन पेन क्या होती है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कितने ऑब्जेक्ट्स मैंने अपनी इस शीट पे लिए हुए हैं। सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ देखने के लिए मैं सिलेक्शन पेन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट आ गई है कि आपके जो स्पेसिफिक आपकी शीट्स है उसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 2 3, यानी 3 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। मैं इस पे
इसको करूँगा हाइड, हाइड ऑल, सबको हाइड कर दो एक साथ, सारे खत्म हो गए। शो ऑल, या मैं चाहता हूँ यार इसको बंद कर दो, तो एक तो बंद हो गया, इसको भी बंद कर दो, इसको भी बंद हो गया, और इसको सही है ये चले तो, या इसको बंद करो, इसको ओपन कर दो, शो कर दो, इसको भी ओपन कर दो। तो दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, अभी दो को आप देख सकते हो, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ओके, या मुझे सबको एक साथ डिलीट करना है, तो क्या करूँगा भाई, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, तीनों को एक साथ सिलेक्शन करनी है, शो ऑल पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ से भी मैं रिलीज कर सकता हूँ इसको, इसको और इसको, तीनों को एक साथ सेलेक्ट किया, डिलीट के बटन को प्रेस कर दिया, तीनों एक साथ डिलीट हो जाएंगे। ओके, सही है सर। ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आप सेंड बैकवर्ड या ब्रिंग फॉरवर्ड और सिलेक्शन को यूज कर सकते हो। मैं अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट को दोबारा लेके आता हूँ। अब मुझे आपको जो समझाना है वो अलाइन समझाना है, अलाइन क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग क्या होती है और रोटेशन क्या होती है। रोटेशन के बारे में अगर डिस्कस करूँ मैं आपसे, तो पहले एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ये बहुत बड़ा है ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको मैनुअली एडजस्ट कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हाँ बस सही, ज़बरदस्त हो गया। ओके, और इसको थोड़ा सा मैंने और एडजस्ट कर दिया। ओके, ज़बरदस्त हो गया। अब मुझे करना क्या है, बेसिकली आपको रोटेशन समझानी है। ये रोटेशन क्या होगी भाई, यहाँ से आप क्लिक करो, नज़र आ रहे हैं आपको रोटेशन चेंज हो रही है इसकी, किस रोटेशन पे आपको रखना है। ओके, आप इसको यहाँ से कर सकते हो, सेम इस पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप अपने इस पे क्लिक किया और रोटेशन को चेंज करना है। अलाइंस क्या होती है, इसको और इसको एक साथ मैंने सेलेक्ट किया है, सही है, यहाँ क्लिक किया, अलाइन सेंट्रल, सेंट्रल हो गया, सही है। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, इसको भी आप शो कर सकते हो। अलाइन टॉप, टॉप पे आ गए, अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट पे हो गए। यानी आपको क्या करना है, आपने जस्ट अलाइन को शो यूज करके आप इसकी अलाइनमेंट को चेंज करवा सकते हो। ओके, अब मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि सर इन दोनों पिक्चर्स को ग्रुप कर देना है। ग्रुपिंग यानी अभी तो ये दोनों अलग अलग है, इसको मैं यहाँ से मूव करके यहाँ रख सकता हूँ और इसको भी यहाँ से मूव करके यहाँ रख सकता हूँ। मुझे दोनों को ग्रुप कर देना है। तो ग्रुप किस तरीके से होगा, मैं इसकी अलाइनमेंट को सही कर दूँ, सॉरी रोटेशन को सही कर दूँ, और इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ मैं इसको, और इसको यहाँ पर मैं रख देता हूँ। ओके, अब मुझे करना क्या है, मुझे इन दोनों को ग्रुप कर देना है। दोनों को एक साथ सेलेक्ट करूंगा, ग्रुप पे क्लिक किया और ग्रुपिंग को मैंने कर दिया। अब क्या हो गया, ये दो ग्रुपिंग हो गई है। अब दोनों ये एक ही पिक्चर के लगेगी, मैं एक को मूव करूंगा दोनों मूव होंगी। अच्छा, सही है। हमने क्या किया, ग्रुपिंग की है हमने। ग्रुपिंग से क्या हुआ, दोनों पिक्चर्स एक साथ मर्ज हो चुकी है। आप दोनों पिक्चर को एक साथ मूव कर सकते हो, कहीं पर भी आपको मूव करना है इजीली। ओके, अनग्रुप कर दो, अनग्रुप हो गई है। ओके, अच्छा, यहां पर मैं सिलेक्शन पेन में जाऊंगा और तीनों को एक साथ सेलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। ओके, यहाँ से भी कर सकता हूँ और यहाँ से भी कर सकता हूँ, सही है, डिलीट कर दिया मैंने। हमारे पास ये जो एरिया था इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। एक थीम्स हमें डिस्कस करनी है, थीम्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, डेटा को मैंने सेलेक्ट किया, डिफरेंट थीम्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ से थीम्स यानी फॉन्ट, ये थीम्स जो होती है वो अप्लाई कर सकते हो। मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन सी अच्छी लगेगी। आपने थीम अप्लाई कर दिया, कलर्स आपको चाहिए, यहाँ से कलर्स आप ले सकते हो। फॉन्ट्स के कलर्स, फॉन्ट की जो स्टाइल्स है यहाँ से आप ले सकते हो। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन होम टैब के अंदर, यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को, लेकिन क्योंकि पेज लेआउट का भी पार्ट है तो हम इसको भी देख लेते हैं।
सही है, ये थीम्स थी जो हमने अप्लाई की है इसके ऊपर। आपको सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन अप्लाई हो चुकी है। आप फ़ोन के कलर्स को देखो, फ़ोन के कलर्स नहीं सॉरी, फ़ोन की आपकी साइज़ को देखो, और फ़ोन की जो आपके पास थीम्स थी यहाँ पर अवेलेबल थी, इसको आपने अप्लाई किया है और नाउ यू कैन सी दैट। तो इस तरीके से पेज लेआउट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ भी इशू हो प्लीज़ नोट डाउन इट, इंशाल्लाह हम जल्द ही मिलेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे। और इसके बाद हमारे पास आता है फार्मूला टैब। ये फार्मूला टैब समझ लें कि ये एक्सेल की जान है। फार्मूला टैब, डेटा टैब वगैरह, इसके अंदर वो तमाम फंक्शंस अवेलेबल हैं जो हमें इंटरमीडिएट लेवल पर भी और एडवांस लेवल पर भी डिस्कस करने हैं। ओके, लेकिन राइट नाउ वी आर इन बेसिक लेवल, तो बेसिक लेवल पर इसका क्या यूज़ होता है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंसर्ट में जाना है, आपने ये देखना है कि हमने जो एक कंटेंट्स तैयार किए हुए हैं उसके अंदर आपको फार्मूला के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। ओके, नाउ यू कैन सी दैट नेम मैनेजर इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। ओके, बेसिक फंक्शन हम अभी कवर करेंगे इंशाल्लाह। सम राइट नाउ वी कवर इट। एवरेज अभी कवर करेंगे। मैक्स मिन अभी कवर कर लेंगे। कॉनकैटिनेट इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, इंशाल्लाह उसको लेटर ऑन में हम डिस्कस करेंगे। काउंट अभी कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। फार्मूला ऑडिटिंग पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। वॉच विंडोज कैलकुलेशन, लार्ज स्मॉल रैंक, इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कुछ फंक्शंस को अभी, और कुछ फंक्शंस को जब हम इंटरमीडिएट लेवल को स्टार्ट करेंगे उसकी स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें कवर होंगी। सही है, तो सम, एवरेज, मैक्स, मिन इन और काउंट, इनको हम कवर करते हैं, और बेसिक फंक्शंस जो हमारे पास अवेलेबल है उनको भी हम देख लेते हैं। मूविंग टूवर्ड्स दी फार्मूला टैब। ओके, फार्मूला टैब के अंदर आपके पास क्या चीज़ें अवेलेबल है। आपके पास एक एक्सेल की मास्टर डेटा आपके पास अवेलेबल है जिसके अंदर कुछ सैलरी अमाउंट्स हैं। उन सैलरी अमाउंट्स पे आपको इन फंक्शंस को यूज़ करना है, ये फंक्शंस कहलाते हैं। ओके, यस्टरडे हमने एक मैनुअली कैलकुलेशन की थी, उसको हम कहेंगे फार्मूला, जिस पे हमने वन बाय वन एक एक सेल्स को सेलेक्ट करके बीच में प्लस का निशान लगाया था और उसको हमने सम किया था। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्टली सम का फंक्शन यूज करेंगे, एवरेज का फंक्शन यूज करेंगे, मिन का फंक्शन यूज करेंगे और मैक्स का फंक्शन यूज करेंगे। राइट नाउ मेरे पास ये चार अमाउंट है, मुझे इसका सम चाहिए। किस तरीके से लूंगा मैं, इज इक्वल टू, रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि फंक्शन और फार्मूला लगाने से पहले सबसे पहले आपको इज इक्वल टू का साइन लगाना है। वो इंडिकेट कर रहा है कि नाउ यू आर गोइंग टू यूज सम फंक्शंस एंड फार्मूलास एज वेल। इसके बाद आपने लिख देना है सम। जैसे ही आपने सम लिखा तो सम से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस अवेलेबल हैं एक्सेल के पास, उसकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास आ गई है। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन सम फंक्शंस। तो सम पे आपने क्लिक कर देना है, तो एक ब्रैकेट ओपन हो चुका है जिसके अंदर कुछ सिंटैक्स आपसे वो डिमांड कर रहा है। क्या सिंटैक्स है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी आप उसको वैल्यूज बताओ कि किसका सम आपको चाहिए। मेरे पास एक रेंज अवेलेबल है, तो मैं इनको इस रेंज को शिफ्ट डाउन एरो के साथ मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरी रेंज को। यहाँ पर आपको रेंज दिखा दे रहा है, बता रहा है कि G7 से लेके G8 तक की आपने स्पेसिफिक रेंज को आपने क्या किया हुआ है, आपने सेलेक्ट किया हुआ है। आप ब्रैकेट को क्लोज करें और ओके करते हैं, तो आपके पास इन वैल्यूज का सम आपके पास आ चुका है। वैल्यू का सम कितना है, 200,000 यानी 2 लाख, 2 लाख इसका सम है। ओके, अब क्योंकि ये फंक्शन आपके इस रेंज से एसोसिएट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है, लिंक कर चुका है, तो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यूज चेंज करोगे, आंसर विल बी चेंज अकॉर्डिंगली। यू कैन सी दैट। ओके, मिन क्या करेगा, स्पेसिफिक रेंज के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो आपको यहां पर शो कर देगा। इज इक्वल टू मिन सिलेक्शन। ओके, क्या बता रहा है, 20,000 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर रेंज।
सेम मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई, 100,000 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन दिस पर्टिकुलर रेंज। एवरेज क्या है, मुझे एवरेज निकालनी है इस पुट 4 वैल्यूज की। तो मेरे पास एवरेज क्या आ रही है 55,000। 55,000 मेरे पास एवरेज आ रही है, क्योंकि अभी आपने इस वैल्यूज को बढ़ाया है ना। मैं इसको कम कर दूं 30,000 तो आपकी एवरेज क्या हो जाएगी 50,000। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 4 फंक्शंस हमने आपके साथ डिस्कस किए, आपके साथ मैंने यूज किया इनको, सम, मिन, मैक्स और एवरेज। चारों फंक्शंस को यूज करने से पहले इज इक्वल टू का साइन लगाना है आपने, देन आपने फंक्शंस का नाम लिखना है, उसके बाद आपने उसके जो सिंटैक्स है, उसके जो आर्गुमेंट्स हैं उसको आपने कवर करना है। समटाइम्स वो आपसे डिमांड कर रहा होता है नंबर, समटाइम वो आपसे रेंज, समटाइम वो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू को डिमांड कर रहा होता है। बेस्ड ऑन इट्स रिक्वायरमेंट आपको वो सारी वैल्यूज उसे देनी है, देन यू कैन गेट द आंसर। ओके, 4 फंक्शन हमने यूज कर लिए। अब मुझे यहां पर आपको मैंने यहां पर सम फंक्शंस की मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी। जल्दी जरा मतलब मुझे बताओ शॉर्टकट कीज क्या होगी। मैं तीनों का एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूं, मुझे शॉर्टकट कीज मालूम करनी है। अगर मैं सम के फंक्शंस की शॉर्टकट कीज मुझे पता करनी है, क्या क्या करूंगा मैं, ऑल्ट इज इक्वल टू, ऑल्ट इज इक्वल टू जो मैंने प्रेस किया तो तीनों का मेरे पास सम आ चुका है। ऑल्ट इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू, ये क्या होगा, सम फंक्शंस की शॉर्टकट की है। तो प्लीज शॉर्टकट कीज को ज्यादा याद करें, ज्यादा यूज भी करें, ताकि ये आपको आपकी चीजें आपके दिमाग में वे प्रिजर्व हो जाए, आपको याद रहेगी जब भी आपको इसको यूज करेंगे आपको। नाउ we are going to use some other functions related to basic level name manager. We have already discussed, it's a part of intermediate level, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको आपको आइडिया दे देता हूँ कि नेम मैनेजर होता क्या है सर। यहाँ पर कहीं पर भी आप क्लिक करो तो उस स्पेसिफिक सेल्स का रेफरेंस आपको यहाँ दिखाई देगा, E12। सही है, ये क्या है, स्पेसिफिक सेल्स का क्या है, रेफरेंस है। अब मुझे यहाँ पर मैं स्पेसिफिक इस रेंज को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसका आपको रेफरेंस दिखाई देगा, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको G7। G7 इज द फर्स्ट सेल ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज, तो उसको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे इस स्पेसिफिक रेंज को एक नाम असाइन करना है, एक नेम असाइन करना है मुझे इस स्पेसिफिक रेंज को। क्या करूँगा, चारों को एक साथ सेलेक्ट करूँ, सही है, और यहां पर आपने मैन्युअली जाके एक नाम लिख देना है। मैं लिख देता हूं रेंज 1। स्पेस नहीं दे सकते, रिमेंबर दैट, आप स्पेस नहीं दे सकते, अंडरस्कोर आप यहां पर ले सकते हो, स्पेस नहीं दे सकते। मैंने रेंज 1 लिखा और मैंने इंटर कर दिया। अब ये जो रेंज 1 है ना, वो स्पेसिफिक इस 4 आपके पास जो सेल्स है उसका नाम मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। अब मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करूं रेंज 1, अब G7 नहीं आएगा। ओके, इससे फायदा क्या होगा सर, इससे फायदा ये होगा, मैं दोबारा इन फंक्शंस को यूज करता हूं आपके सामने। अब आपको हर फंक्शंस के लिए ऊपर जाके बार बार स्पेसिफिक रेंज को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लिखोगे यहां पर सम और यहां पर लिख दोगे रेंज, तो यहां पर रेंज 1 आपके पास ये आ गई। इसको आपने डबल क्लिक कर देना है, ये यहां पर आपको कर्सर लेके टैब को प्रेस कर दो और ओके कर दो। मेन, रेंज, मैक्स, रेंज और एवरेज, रेंज। सी द मैजिक, मुझे बार बार यहां जाकर स्पेसिफिक रेंज को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक नाम ऑलरेडी इसे असाइन कर दिया है, जस्ट आई कॉल दिस नेम, तो वो स्पेसिफिक रेंज ऑलरेडी सेलेक्टेड हो जाएगी और आपको क्या करना है, अपने फंक्शंस को यूज करना है।
ओके। अच्छा, एक मर्तबा अगर आपने उसको नाम दे दिया, नाउ यू वांट टू रिमूव द नेम, डिलीट द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज, तो आप क्या करोगे? आप यहां से डिलीट नहीं कर सकते हो, यहां से जस्ट आप उसको ऐड कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? आपने जाना है नेम मैनेजर में, और यहाँ पर सारी चीजें आपको शो हो रही है। यहाँ पर ये रहा आपका रेंज 1 जो आपने अपनी नाम दिया है। आप रेंज को बढ़ाना चाहते हो तो 8 पे क्लिक करोगे, कोई नया नाम देना चाहते हो तो न्यू पे क्लिक करोगे, और स्पेसिफिक इस दिस रेंज को आप डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करोगे और ओके कर दोगे। अब इसका नाम, आप देखो ये सारे फंक्शन चेंज हो गए। नाउ ये रेंज 1, ये नहीं जानते रेंज 1 क्या है, क्योंकि आपने नाम को डिलीट कर दिया। अब जब मैं दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूं, आप देख सकते हो G10, ओके। वन, टू, थ्री, फोर, स्टार्ट। अब हमें करना क्या पड़ेगा? हमें दोबारा इन फंक्शंस को यूज करना पड़ेगा, दोबारा रेंज को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। इन फंक्शंस को मैं नीचे कॉपी कर लूं, कंट्रोल डी, फिल डाउन, कंट्रोल डी, हमने लास्ट यस्टरडे क्लास के अंदर डिस्कस किया था। कंट्रोल डी से क्या हो गया? फिल डाउन हो गया। लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है? आपने फंक्शंस का नाम चेंज कर देना है। मेन, अच्छा यहाँ पर एक और इशू आ गया, देखो इशू आ गया। यहाँ पर इशू ये आ गया, सर मैंने जैसे कंट्रोल डी किया तो यहाँ पर तो ये रेंज पूरी दिखा रहा है, यहाँ पर वो दिखा रहा है कि आपकी जो रेंज है स्पेसिफिक रेंज सिलेक्टेड है। लेकिन जैसे ही मैंने कॉपी किया तो ये रेंज यहाँ से ब्रेक हो गई है। अब रेंज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ एंड हो रही है। सेम मैंने यहाँ पर देखा तो रेंज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर ख़त्म हो रही है। सेम मैंने यहाँ पर देखा तो रेंज आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ ख़त्म हो रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं एक ही स्पेसिफिक रेंज को दोबारा यूज़ कर रहा हूँ, बार बार यूज़ कर रहा हूँ डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर, सम में यूज़ कर रहा हूँ, एवरेज में यूज़ कर रहा हूँ, मिन में यूज़ कर रहा हूँ, मैक्स में यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर सम के बाद जब मैं इस स्पेसिफिक रेंज को मैं सेलेक्ट करूँगा ना, तो F4 प्रेस करूँगा। फंक्शन की आपके पास अवेलेबल है F4 को आप प्रेस कर दें एक मरतबा। इससे क्या होगा? डॉलर साइन आपको नजर आ रहे हैं, आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास डॉलर साइन नजर आ रहे हैं आपको। जी से पहले भी डॉलर साइन है, 7 से पहले भी डॉलर साइन अवेलेबल है, सेम जी से पहले डॉलर साइन है और 10 से पहले डॉलर साइन है। इससे ये क्या बताते हैं कि अब ये स्पेसिफिक रेंज जो आपने सेलेक्ट की हुई है ये लॉक हो चुकी है, ये लॉक हो चुकी है। whenever you are going to copy and paste, range will not be disturb, आपकी रेंज डिस्टर्ब नहीं करेगी। अब देखो मैंने दोबारा इसको कॉपी किया, कंट्रोल डी, अब आप देख सकते हो यहाँ पर भी रेंज यही है, यहाँ पर भी रेंज यही है और यहाँ पर भी रेंज यही है। जस्ट मुझे फंक्शंस का नाम चेंज करना है, ओके। क्या करना है? यहाँ पर सम को हटा के मिन, मैक्स, सॉरी, और इसके बाद एवरेज, ओके। तो 3 चीजें हमने डिस्कस की है इसके अंदर। पहले हमने बेसिक लेवल पर फंक्शंस को किस तरीके से यूज किया जाता है, बार बार हमने सिलेक्शन की है रेंज की। फिर इस पर स्पेसिफिक हमने रेंज को एक नाम असाइन कर दिया था, रेंज 1। उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से इसको यूज किया जाता है फंक्शंस के अंदर। नंबर 3, रेंज के जो आपने रेंज अपने असाइन की हुई थी, अपना असाइन किया होता है, उसको डिलीट किस तरीके से करते हैं। नंबर 4, स्पेसिफिक रेंज को लॉक किस तरीके से किया जाता है, सो दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज, रेंज विल नॉट बी डिस्टर्ब, ओके। डिस्टर्ब नहीं होगी, वो वहीं पे लॉक रहेगी, वो आगे पीछे नहीं होगी, ओके। फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर जो थी वो खत्म हो गई है। यहां पर हमने all is equal to is the shortcut key of some functions, वो हमने डिस्कस की है। वॉच विंडो का भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वॉच विंडो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ, ओके।
अच्छा, यहाँ मैं इन दो चीज़ों के बारे में, ये कैलकुलेशन जो है ना, इसके बारे में आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो ऑप्शन होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ऑप्शन ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक होता है। समटाइम्स अगर आप मैनुअल पे क्लिक कर दो तो आप मसला ये आता है कि सर मैं जब इस वैल्यूज़ को चेंज कर रहा हूँ ना, तो मेरे आंसर चेंज नहीं हो रहे, आंसर मेरे चेंज नहीं हो रहे। क्यों चेंज नहीं हो रहे? कभी कभी ये इशू अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको यहाँ पर जाके कैलकुलेशन पे जाके यहाँ मेक श्योर करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक है कि नहीं है। फिलहाल मैनुअल है तो इसलिए वो शो नहीं हो रहा। अच्छा, मैनुअल पे किस तरीके से शो होगा सर? आपको एक मरतबा F2 प्रेस करना पड़ेगा, सही है, F2 प्रेस करना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी दैट मैं यहाँ 50,000 कर रहा हूँ, एक मरतबा F2 प्रेस करना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी दैट, सही है। सारे आंसर्स पे F2 प्रेस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या हो रहा है, लेकिन मैनुअल पे रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी कैलकुलेशन खुद परफॉर्म करेगा, आपको F2 प्रेस करने की जरूरत नहीं है, सारे आंसर्स चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। कैलकुलेट नाउ, अब मैं जब यहाँ पर मैनुअल पे रख रहा हूँ ना इसको, अब मैं जैसे ही मैंने इसको मैनुअल पे क्लिक किया, अब मैं कोई वैल्यूज चेंज करूँ, इसका इफेक्ट आपके आंसर्स पे नहीं आ रहा। पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा कैलकुलेट नाउ। जैसे आपने कैलकुलेट नाउ पे क्लिक किया, सारे आंसर्स चेंज हो चुके हैं। ओके, कैलकुलेट शीट, जहां जहां कैलकुलेशन होगी सब जगह उसको अप्लाई कर देगा, सब जगह चेंज हो जाएगी, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारा ऑप्शन ऑटोमेटिक होना चाहिए। ओके, फार्मूला टैब के अंदर जो चीज़ें थी मैंने आपके सामने डिस्कस की है बेसिक लेवल पर, हमारे जो फंक्शंस थे मेन। अच्छा, इसके अंदर दो फंक्शंस का मैं और इजाफा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये जितने भी नेम है, ओके, जितने भी नेम यहाँ पर दिए हुए हैं, एप्पल वगैरह ये हो, आपको पता है यहाँ पर 100 है ना, ये 100 आ रहे हैं। ओके, ये 100 आ रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर फंक्शंस के थ्रू ये मालूम करना है कि कितनी एंट्रीज है। फंक्शंस के थ्रू मुझे मालूम करना है कितनी एंट्रीज है। फंक्शन मेरे पास है काउंट। काउंट क्या करता है? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को क्या करता है? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को कैलकुलेट करता है। हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस आर अवेलेबल हियर, तो कितनी ट्रांजैक्शंस हुई है उसको वो कैलकुलेट करेगा, रादर देन कि उसकी वैल्यूज का सम नहीं करेगा, वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को कैलकुलेट करेगा। काउंट को मैंने ऐसा, यहाँ पर एक और चीज मुझे आपको दिखानी है कि 3 फंक्शंस होते हैं हमारे पास। एक होता है काउंट, एक होता है काउंट ए, और एक होता है काउंट ब्लैंक, सही है। 3 फंक्शंस होते हैं काउंट से रिलेटेड। काउंट क्या होता है? काउंट आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज है ना, ये न्यूमेरिक वैल्यूज जो है उसको कैलकुलेट करेगा, उसकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आपको बताएगा। काउंट ए क्या करता है? न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक यानी टेक्स्ट को भी कैलकुलेट करके आपको बताएगा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। काउंट ब्लैंक जस्ट ब्लैंक को कंसीडर करेगा। तीनों को देख लेते हैं। यहां पर मैंने काउंट को यूज किया। अब देखो, काउंट को मैं इंटेंशनली टेक्स्ट पे यूज कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए। आंसर इज 0, क्योंकि आपने क्या किया है? आपने काउंट के फंक्शन को टेक्स्ट पे अप्लाई कर दिया है, अल्फा न्यूमेरिक पे अप्लाई कर दिया है, तो कभी भी आपको इसका रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन यही फंक्शन काउंट ए फंक्शन जो है, मैं इस पे अप्लाई करूं तो अब आपको दिखाई देगा कि 100, ये आपको सही आंसर शो करेगा क्योंकि ये टेक्स्ट को कवर करता है। इसके लिए आपको ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा सर, सॉरी सम नहीं, यहां पर यूज करना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी दैट 100, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को वो बता रहा है, वैल्यूज का सम नहीं बताएगा। वैल्यूज के सम के लिए हमारे पास सम का फंक्शन अवेलेबल है, हम उसे कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को हमें देखना है तो हमारे पास फंक्शन कौन सा है? काउंट का फंक्शन अवेलेबल है। काउंट ब्लैंक, मैं यहाँ पर इंटेंशनली कुछ ब्लैंक सेल्स यहाँ पर आपके सामने कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर मैं फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ काउंट ब्लैंक। Okay, now you are going to use count blank, see the answer,
आंसर इज 3, क्योंकि हमने इंटेंशनली 3 सेल्स को ब्लैंक किया था, डिलीट कर दिए थे जो भी वैल्यूज थी, तो आपका आंसर आ गया 3। अब आप यहाँ पर कुछ भी नाम लिख दो, वकार, आंसर विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर किस तरीके से इस फंक्शंस को यूज करना है उसके बारे में ऑलरेडी आपको हमने अंडरस्टैंडिंग दे दी है। बेसिक लेवल पे काउंट के फंक्शन को हमने 3 लेवल पे देखा है, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, ओके, सम, एवरेज, मिक्स, मैक्स एंड मिन, इन फंक्शंस को देखा है। इसके अलावा डिफाइन नेम किस तरीके से किया जाता है, नेम को डिलीट किस तरीके से किया जाता है, रेंज को लॉक किस तरीके से किया जाता है बाय यूजिंग F4 कीज, कैलकुलेशंस के जो ऑप्शंस है उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है उसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली है। और इसके अलावा हमने काउंट के फंक्शन को डिस्कस कर दिया। वॉच विंडो इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। यहाँ पर मैं आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर दूंगा तो आई थिंक थोड़ा सा वो हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन चलिए देख लेते हैं, आपको कितना समझ में आ जाता है। आपका भी IQ लेवल में देखो ना कि आपको समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है भाई, अच्छी बात है, समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि समझने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, मेरी बात सुने, मैं सम का फंक्शन लगा रहा हूँ, ऑल इज इक्वल टू, क्या सम आ रहा है, सम क्या आ रहा है, 553,015, ओके। नाउ आई वॉन्ट टू चेंज दिस आंसर बाय 600,000, मुझे इसको चेंज करना है, मुझे यहाँ पर 6 लाख का आंसर चाहिए। I want to change some values in order to get the answer 600,000। तो क्या करूंगा मैं, जब मैनुअली मैं यहाँ पर एक एक प्रोडक्ट की वैल्यूज को चेंज करूंगा और मुझे बार बार नीचे जाके देखना पड़ेगा कि आंसर क्या आया भाई, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कितना बाकी है कितना नहीं बाकी है, मुझे बार बार यहाँ पर देखना पड़ेगा और यहाँ पर इस तरीके से देखना पड़ेगा, और यहाँ जो रिमेनिंग वैल्यूज है मुझे यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। और नाउ आई कैन सी द आंसर विच इज 590 and now you can see I achieved my target 600,000, ओके। लेकिन यहाँ पर एक एक तो वैल्यूज को मुझे चेंज करके बार बार आंसर को देखना पड़ रहा था कि मेरे आंसर्स के अंदर वो वैल्यूज आई कि नहीं आई है जो मुझे चाहिए। यहाँ पर वॉच विंडो यहाँ पर आपकी हेल्प करेगा सर। वॉच विंडो क्या करेगा, नाउ यू कैन अप्लाई द वॉच विंडो। किस तरीके से, अभी आंसर मेरे पास आ रहा है 546 का आंसर आ रहा है मेरे पास, एंड आई वांट टू चेंज दिस आंसर बाय 600,000। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा वॉच विंडो पे, यानी फार्मूला के अंदर, यहां पर मेरे पास वॉच विंडो अवेलेबल है, इस पे क्लिक करूंगा। वॉच विंडो की विंडो ओपन हो चुकी है, वॉच विंडो की विंडो आपके पास ओपन हो चुकी है। नाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस विंडो इन ऑर्डर टू गेट द आंसर्स। किस तरीके से, एड वॉच विंडो पे मैंने क्लिक किया, अब वो मुझे बता रहा है कि क्या देखना चाहते हो आप, क्या देखना चाहते हो। आई वॉन्ट टू सी द आंसर। कहाँ है आंसर भाई, आपका आंसर ये वाला है, ये आंसर देखना चाहता हूँ मैं, ओके। अब आपने जब यहाँ पर क्लिक कर दिया सर, अब आपने क्या करना है, अब आप ऊपर चले जाएं जहाँ से आपको वैल्यूज को चेंज करना है। सॉरी, कुछ ज़्यादा ही ऊपर चले गए, ओके। मैं यहाँ पर हूँ और ये वॉच विंडो को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, सेट कर दिया आपने। अब आप आंसर्स को यहाँ चेंज करते जाओ और यहाँ पर इसका इम्पैक्ट देखते जाओ, आपको नीचे बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर चेंज किया 45,000, सॉरी, और 20,000। मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि मेरा जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है। Now I just close the watch window and now I can see the answer of this particular जो मुझे चाहिए था। What is the benefits using the watch window? आपको पता चल गया कि watch window से क्या होगा, स्पेसिफिक वैल्यूज जो होती है, जो चेंज होती रहती है, जब आप वैल्यूज को चेंज करते रहते हो उसको आप साइमल्टेनियसली देखना चाहते हो तो क्या करोगे, वॉच विंडो का यूज करोगे। ज्यादातर इस फंक्शंस को हम कहाँ यूज करते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर, जब हमें डेबिट एंड क्रेडिट को टाई करना पड़ता है और बार बार देखना पड़ता है नीचे क्या आया, वो टाई हो गई नहीं हुई है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वॉच विंडो का यूज करते हैं। उन दोनों वैल्यूज को वॉच विंडो की मदद से ऊपर रख लेते हैं और जब हम वैल्यूज को चेंज करते हैं अकॉर्डिंगली हम उसका इम्पैक्ट देख रहे होते हैं कि हमारा डेबिट कितना चेंज हो गया है और क्रेडिट कितना चेंज हो गया, दोनों टाई हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं, ओके, बैलेंस है कि नहीं है। तो फार्मूला बार
के अंदर यही चीज़ें हमें डिस्कस करनी थी। बाकी और चीज़ें हम कवर करेंगे भाई, कवर करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन नेक्स्ट लेवल के ऊपर। ओके, सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता दूंगा तो वो आप शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, और रमज़ान भी है, रोज़े भी है भाई, तो थोड़ा सा अपने आप को भी आराम दो। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द डेटा टैब। डेटा टैब क्या होता है आपके पास? डेटा टैब के बारे में सबसे पहले हम इंडेक्स में जाके देखते हैं कि डेटा के अंदर बेटा हमें पढ़ना क्या है। अच्छा, डेटा के अंदर हमारे पास है डेटा सॉर्टिंग। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस डेटा सॉर्टिंग इन होम टैब। डेटा को सॉर्ट किस तरीके से किया जाता है, yesterday class we have already discussed it, but a little bit understanding we will get in data tab. Filter option already discussed. डेटा टूल्स क्या होते हैं? रिमूव डुप्लीकेट, जस्ट हमने इसको कवर किया था, रिमूव डुप्लीकेट को दोबारा कवर करेंगे। सब टोटल, ये मुझे आपको बताना है सब टोटल क्या होता है और डेटा की ग्रुपिंग क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो चलते हैं डेटा की तरफ। बेटा, हमारे पास डेटा अवेलेबल है सेल्समैन, प्रोडक्ट, customer, region and sales. Okay, now we are going to use subtotal instead of sum functions so that you can get the understanding what is the difference between sum functions and सब टोटल को कहाँ यूज किया जाता है और सम को कहाँ यूज किया जाता है, इसके बारे में लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग मैं आपको देना चाहता हूँ। जब आप अपने डेटा पर फिल्टर को यूज करोगे, फिल्टर करोगे, डेटा को क्लीन करोगे, डेटा को मसाज करोगे, देन यू हैव टू परफॉर्म सब टोटल इंस्टेड ऑफ सम फंक्शंस। आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको। फिलहाल मैं इस डेटा के ऊपर क्या यूज करना चाहता हूँ, फिल्टर को यूज करना चाहता हूं। फिल्टर का ऑप्शंस कहां अवेलेबल है? डेटा के अंदर अवेलेबल है, ये रहा भाई। लेकिन इसकी शॉर्टकट की आपको दी गई है कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल। तो रादर देन आप उसको मैन्युअली डेटा के अंदर जाके आप उसको वहां से सेलेक्ट करें, थोड़ा सा स्मार्टनेस अपने वर्क के अंदर लेकर आए और क्या करोगे आप, कंट्रोल शिफ्ट एल का यूज करोगे व्हेनेवर यू आर गोइंग टू यूज फिल्टर ऑप्शन। तो क्या यूज करोगे? मैं कंट्रोल शिफ्ट एल, फिल्टर अप्लाई हो चुका है आप से देर। अच्छा, इससे पहले मैं यहाँ पर सम का फंक्शन यूज कर रहा हूँ और मुझे वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज का सम चाहिए? इन वैल्यूज का सम चाहिए। आंसर क्या आ रहा है भाई? ये क्या है? सम है। मैं दिखाना चाहता हूँ ये सम है और यहाँ पर मैं सब टोटल का फंक्शन यूज कर रहा हूँ। सब टोटल, सब टोटल का जब फंक्शन आप यूज करते हो ना तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास ओपन हो जाती है। वो आपसे डिमांड कर रही होती है कि आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है। लॉट्स ऑफ फंक्शंस आर अवेलेबल इन सब टोटल ड्रॉप डाउन लिस्ट, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू यूज सम फंक्शन। सम फंक्शन कहां पर अवेलेबल है? 9 पे। आप यहां से क्लिक कर सकते हो या डायरेक्टली आप 9 प्रेस करके कॉमा लगा दो। ओके, अब इसके बाद स्पेसिफिक रेंज को आपने सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ये सम है, मैं यहां लिख देता हूं ये सम है और ये क्या है? ये सब टोटल है। दोनों का डिफरेंस मुझे आपको बताना है, सो दैट इसलिए मैंने दोनों फंक्शंस को अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, अब मैं अपने डेटा को क्लीन करना चाहता हूं बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट। तो क्या करूंगा मैंने कहा भाई मुझे सिर्फ रीजन का डेटा दिखा और सॉरी सेंट्रल का डेटा दिखाना है। आई वांट टू सी द डेटा रिलेटेड टू सेंट्रल। ओके, जैसे ही मैंने ओके किया, आपका सम के फंक्शन का आंसर चेंज नहीं हुआ, हाउएवर सब टोटल का आंसर चेंज हो गया। सब टोटल आपको आंसर किसका देगा? जो वैल्यूज अपीयर हो रही होगी, जो वैल्यूज आपके पास विजिबल होंगी ना, उनका आंसर आपको बताएगा। और सम क्या करेगा? जो वैल्यूज हाइड हो गई है उनका आंसर भी आपको यहाँ पर शो करेगा। तो आपको पता चल गया होगा सब टोटल का कहाँ यूज करते हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू यूज फिल्टर ऑप्शन यू हैव टू यूज सब टोटल इंस्टेड ऑफ सम फंक्शंस। सम फंक्शंस को आप यूज नहीं करोगे। इफ यू यूज सम फंक्शन आंसर विल नॉट बी करेक्ट, आंसर सही नहीं होगा। तो आपको जब फिल्टर का ऑप्शन आप यूज करोगे यू मस्ट यूज सब टोटल इंस्टेड ऑफ सम फंक्शंस। ओके, now you can change criteria।
मैं इसके साथ साउथ का डेटा भी देखना चाहता हूँ और ओके कर दिया। आंसर विल बी चेंज अकॉर्डिंगली। जितनी वैल्यूज यहाँ विजिबल होंगी उसका आंसर यहाँ पर चेंज आपको शो करेगा। ओके, तो सब टोटल का फंक्शन कहाँ यूज करोगे आप? अब पता चल गया, सही है। जब आप फिल्टर का ऑप्शन को यूज करोगे, अपने डेटा को फिल्टर करोगे, क्लीन करोगे, तो वहां पर आपको सब टोटल का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। सब का फंक्शन वहां पर वर्क नहीं करेगा। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, हमारे पास सॉर्ट का ऑप्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अ लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पर ले लेते हैं। मैं फिल्टर के ऑप्शन को मैंने डिसेबल कर दिया और अब मैं अपने डेटा को सॉर्ट कर रहा हूं। मेरा क्राइटेरिया क्या है? मेरा क्राइटेरिया ये है कि मैं चाहता हूं सेल्समैन की जो नेम है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। मैं यहां पर क्लिक करूंगा भाई, यहां पर आपके पास असेंडिंग ऑर्डर की A to Z, यू कैन सी दैट डेटा चेंज हो गया, आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। Z to A, सही है। अगर यहां पर आप क्लिक करोगे तो कस्टम फॉर्मेट पे आप, कस्टम सॉर्ट पे आप जाओगे तो यहां पर डेटा को आप डिफरेंट, आपके पास जो हेडर्स है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। मैंने चेंज करना है रीजन वाइज, और रीजन में Z to A या A to Z, मैंने A to Z पे क्लिक किया और ओके कर दिया। नाउ यू कैन सी दैट आपका डेटा जो चेंज हो गया है, सॉर्ट हो चुका है, वो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, दैट इज रीजन A to Z, सही है। फिल्टर के ऑप्शन को हमने अभी डिस्कस किया आपके सामने, डेटा को किस तरीके से फिल्टर किया जाता है, क्लीन किस तरीके से किया जाता है, रिपोर्ट किस तरीके से तैयार की जाती है। डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। एडवांस, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, वी विल नॉट डिस्कस अबाउट इट। टेक्स्ट टू कॉलम, ये बड़ा जबरदस्त फंक्शन है और इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। बीइंग एन एक्सेल यूजर, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि व्हेन यू आर गोइंग टू यूज टेक्स्ट टू कॉलम और इससे क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप एक डेटा लेवल पे डेटा एंट्री लेवल पर हो और डेटाबेस की एंट्री आप कर रहे हो तो वहां पर टेक्स्ट टू कॉलम आपके लिए बहुत काम आएगा। देख लेते हैं किस तरीके से। हमारे पास कुछ नेम्स है, फुल नेम, ओके। और अब इमेजिन करें, एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं कि आप एक डेटा ऑपरेटर हैं, आपको एक शीट दे दी गई है कि इस पूरी शीट को आप एक्सेल पे टाइप करें। जब आपने टाइप शुरू किया, 1000 एंट्रीज अवेलेबल थी उसके अंदर, 1000 एंट्रीज, एंड यू हैव डन इट। आप बहुत खुश हो गए कि मेरा बॉस मुझे शाबाशी देगा। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे आपने लगा के वो काम पूरा कर लिया आपने। जब आपने अपने बॉस के आगे उस काम को दिखाया, आपने प्रेजेंट किया, तो उस बॉस ने कहा कि आपने इतनी बड़ी गलती कर ली है। क्या गलती की सर मैंने? आपको ये नेम जो आपको दिए गए हैं उसको फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम, लास्ट नेम सॉरी, दोनों अलग अलग कॉलम में आपको लिखने थे। आपने एक ही कॉलम के अंदर फुल नेम हेडिंग डालकर, जिस तरीके से यहाँ पर है, आपने इस तरीके से लिख दिया है, जो गलत है। हमें इस तरीके से नहीं चाहिए था, बस फर्स्ट नेम यहाँ चाहिए था और लास्ट नेम यहाँ पर चाहिए था। अगर टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपको दोबारा ये 1000 एंट्रीज को टाइप करना पड़ेगा या आपको कॉपी पेस्ट की मदद लेनी पड़ेगी। इट टेक्स टाइम। तो बीइंग एन एक्सेल यूजर, इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो किस तरीके से आप करोगे? आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट टेक्स्ट टू कॉलम के फंक्शंस को यूज करना है। ओके, किस तरीके से? आपने इस डेटा को सेलेक्ट किया, डेटा के हेडर्स, डेटा के कॉलम को आपने सेलेक्ट किया, आपने टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक कर दिया। टेक्स्ट टू कॉलम पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वो आपको एक ऑप्शन देगा डिलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ। मैंने कहा अभी डिलिमिटेड पे मैं काम करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ये जितने भी नेम्स है ना, ये 2 नेम्स है, इनके बीच में एक स्पेस आ रहा है जो यूनिकनेस है, स्पेस सब पे शो हो रहा है। तो मैं डिलिमिटेड को शो करूंगा भाई, मुझे यही चाहिए। ओके, नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे वो बता रहा है कि कौन सा डिलिमिटेड आपको यूज करना है। मेरे पास स्पेस अवेलेबल है तो मैं स्पेस पे क्लिक करूंगा, चेक लगाऊंगा और इसको मैं अनचेक कर दूंगा। ओके, तो नीचे आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, वो नीचे आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। यू कैन इजीली सी दैट कि आपका डेटा किस शेप पे यहाँ पर शो होगा। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद वो आपसे डेस्टिनेशन पूछ रहा है कि डेटा को पेस्ट कहाँ करवाना है। मैंने कहा भाई आप डेटा को पेस्ट यहाँ करवाओ। ओके, यहाँ से स्टार्टिंग ले लो डेटा की और आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया।
ओके, और इसको फिनिश कर दो। वो आपको बता रहेगा देयर इज ऑलरेडी डेटा हियर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? ओके, नाउ यू कैन सी दैट सना एक फर्स्ट नेम के कॉलम में आ चुका है और खान लास्ट नेम के कॉलम में आ चुका है। जो डेटा आपको जिस फॉर्मेट में आपके बॉस को चाहिए था वो फॉर्मेट आपके पास आ चुका है। नाउ आप इसको इजीली दोबारा दिखा सकते हो और माइट भी कि वो आपसे थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाए और आपके वो थोड़ा आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी इंशाल्लाह कंपनी के अंदर। अगर एक्सेल को आपने सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया तो भाई इसको हमने क्या किया, जस्ट 2 नेम्स को हमने अलग अलग कर दिया। अब एक और सिनारियो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ भाई, एक और सिनारियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपको बॉस ने दी एक डेटा शीट दे दी है, आपको कहा कि जाओ और उसको एक एक्सेल की शीट पे टाइप करके ले आओ। 2 घंटे लगाने के बाद 1000 एंट्री आपने यहाँ पर एंट्रीज आपने परफॉर्म कर दी और आपने अपने बॉस को दिखाया। बॉस ने कहा कि भाई ये क्या कर दिया आपने यार, आपने दोनों नेम्स को अलग अलग कॉलम में टाइप कर दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। लेकिन आपको करना क्या था, आपको एक ही कॉलम के अंदर एक ही सेल के अंदर दोनों नाम एक साथ टाइप करने थे। अब आप क्या करोगे भाई, टेक्स्ट टू कॉलम यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो टेक्स्ट टू कॉलम क्या करता है, टेक्स्ट को स्प्लिट करता है, कॉलम वाइज स्प्लिट कर देता है। यहां तो आपको ज्वाइन करना है। नाउ यू हैव 3 ऑप्शंस, 3 फार्मूलाज टू यूज इट इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। क्या करोगे, सबसे पहला तरीका मैं आपको बता देता हूं, ये आपको पता होना चाहिए, कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट ये एक फंक्शन है हमारे पास एक्सेल के अंदर जो टेक्स्ट को ज्वाइन करता है। ओके, टेक्स्ट को क्या करता है, ज्वाइन करता है। कॉनकैटिनेट, सॉरी, कॉनकैटिनेट को हम यूज करने जा रहे हैं भाई। क्या करोगे, सबसे पहले वो आपको पूछ रहा है टेक्स्ट 1 बताओ, मैंने कहा ये वाला है, कॉमा टेक्स्ट 2 बताओ, ये वाला है। ओके कर दिया, दोनों ज्वाइंट हो गए। कंट्रोल डी शॉर्टकट की टू फिल डाउन। इस कॉनकैटिनेट की मदद से मैंने क्या किया, दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। सही है, जो नेम यहां पर शो हो रहे थे वो नेम यहां पर शो हो गए। लेकिन थोड़ा सा मसला यहाँ पर है, मसला यहाँ पर ये सर यहाँ पर दोनों नेम के बीच में एक स्पेस आ रहा है, वी कैन इजीली रीड इट, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, कॉम्प्लिकेशन आपको इसको रीड करने में होगा, मसला होगा। तो आप क्या करोगे आपको यहाँ पर बीच में स्पेस को क्रिएट करना है। आप इस फंक्शंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पर कॉमा के बाद इन्वर्टिस कॉमा के अंदर आपको स्पेस देना है और फिर दोबारा कॉमा यहाँ लगा देना है। ओके, नाउ यू कैन सी दैट स्पेस अवेलेबल है दोनों नेम के बीच में। कंट्रोल डी से आप इसको पेस्ट कर दोगे, नीचे फिल डाउन कर दोगे। अब आप देख लो कि आपके जो नेम अलग अलग थे, कॉनकैटिनेट की मदद से आपने क्या किया, इन सबको एक ही चीज में लेकर आ गए। मैं बार बार पेस्ट स्पेशल का यूज कर रहा हूं सर, बार बार पेस्ट स्पेशल का यूज कर रहा हूं ताकि आपको दिखा सकूं कि किस तरीके से होगा। यहां पर हमने क्या किया, टेक्स्ट को ज्वाइंट किया। यहां हमने क्या किया था, इन दोनों में, एक मिनट, यहां पर हमने क्या किया था, टेक्स्ट टू कॉलम को यूज किया। ओके, ये 2 अलग फंक्शन है और ये 2 अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है जिसे हमने यूज किया। अंडरस्टैंडिंग आपको हो चुकी होगी कि टेक्स्ट टू कॉलम कब यूज करोगे, जब आप दोनों नेम को सेपरेट करोगे, स्प्लिट करोगे, और जब दोनों को ज्वाइन करना है तो कॉनकैटिनेट का फंक्शन यूज करोगे। कॉनकैटिनेट के अलावा हमारे पास 2 फंक्शंस और भी अवेलेबल है जिसको हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट लेवल पर। अभी जस्ट मैंने आपको आइडिया देना था कि किस तरीके से नेम को आप
ज्वाइन करोगे तो कॉनकैटिनेट का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। ओके, इसके बाद अब हमारे पास डेटा ग्रुपिंग अवेलेबल है। डेटा को ग्रुप किस तरीके से किया जाता है, नीचे आ जाए, ये रहा डेटा आपके पास अवेलेबल है। जैन, फेब, मार्च 3 मंथ्स का डेटा आपके पास अवेलेबल है और यहाँ पर आपके पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट का डेटा अवेलेबल है। अब आपको डेटा को ग्रुपिंग करनी है। डेटा की ग्रुपिंग किस तरीके से होगी, आपने इन तीनों को सेलेक्ट किया, सही है, यहां तक, या आप यहां से कर लो, चलो यहां से आपने इन तीनों को सेलेक्ट किया और डेटा में गए, सही है, ग्रुपिंग के ऑप्शन को यूज करके आपने यहाँ पर ग्रुपिंग करती है। जैसे कैसे, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, नाउ यू कैन सी दैट ये आपका डेटा ग्रुप हो चुका है। जब जस्ट क्वार्टर आपको नजर आ रहा है, सेम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डेटा को मैंने ग्रुप कर दिया। ओके, और आप देख सकते हो जस्ट नॉर्थ, और यहाँ पर आपने दोबारा ग्रुपिंग की है अपने रो वाइज, सही है। अब आप देख सकते हो ना, वो आपने दोबारा ग्रुपिंग की, अब आप देख सकते हो, और आपने दोबारा आपने ग्रुपिंग की है। अब आप देख सकते हो कि आपकी यहाँ पर क्या हो गया, समरी तैयार हो चुकी है। सेम फंक्शन यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे हम, कॉलम वाइज। ओके, और इसके बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पर अपने डेटा को किस तरीके से शो हो रहा है, Q1, Q2, सही है। और यहाँ पर आपको यहाँ क्लिक करो 1 पे, ओके, आपका डेटा ओपन हो चुका है। यहाँ करो, डेटा बंद हो चुका है, यहाँ क्लिक करोगे तो आपका डेटा यहाँ पर ओपन हो गया है। अगर इस तरीके से आपको एक 1 बाय 1 आपको देखना है डेटा, तो आपने नॉर्थ पे क्लिक किया तो नॉर्थ का डेटा आपके पास सामने आ गया। इसको आपने बंद किया, आपने वेस्ट पे क्लिक किया, वेस्ट का डेटा आपके पास सामने आ गया। ओके, तो इजीली आप इसको क्या कर रहे हो, आप डेटा की ग्रुपिंग कर रहे हो। ओके, डेटा को ग्रुपिंग किस तरीके से की जाती है, आपके पास डेटा किस फॉर्मेट में है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट उसकी है कि डेटा की किस फॉर्मेट पे आपके पास अवेलेबल है, तो इजीली आप इसको ग्रुपिंग कर सकते हो। नाउ यू आर गोइंग टू रिमूव द ग्रुपिंग रो वाइज, column wise. First of all, I have to select all the data, then going to use ungroup row wise, ungroup column wise. ओके, अब डेटा आपका ग्रुपिंग नहीं है भाई, अब डेटा आपका ग्रुपिंग नहीं है। अब यहाँ से आप डेटा को अनहाइड, और जो अनहाइड है उसको यहाँ से क्लिक करके हाइड अनहाइड कर दो, सही है। सारा डेटा आपके पास आ गया। तो हमने क्या किया, डेटा को क्या किया, ग्रुपिंग हमने यूज की थी। यहाँ पर डेटा को ग्रुप किस तरीके से किया जाता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया, एक बार फिर खुद समझने की कोशिश कीजिएगा, नोट डाउन कर लें, इंशाल्लाह जब मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे। सब टोटल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिल्टर के ऑप्शन के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। और क्या चीज़ है, रिमूव डुप्लीकेट, सब टोटल रिमूव डुप्लीकेट एक बार फिर देख लेते हैं। यहां पर ऊपर आ जाए, यहां पर जो है सना खान, ये बार बार रिपीट हो रहा होगा, डेविड रिपीट हो रहा है, सना खान यहाँ पर रिपीट हो रहा है। मुझे यहाँ पर रिपीट नहीं करवाना, मुझे इसको क्या करना है, मुझे यहाँ पर यूनिक नेम चाहिए। अगर यूनिक नेम की आपको लिस्ट चाहिए तो आप यहाँ से कॉपी करोगे, यहाँ इसको पेस्ट कर दोगे, और फिर आप जाएंगे यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक किया और इसको आपने ओके कर दिया।
Now you can see that 21 duplicate values found and removed. 9 unique values remain. You can see that all the duplicate values has been removed and only the unique values are remain. इस तरीके से आपने किया. दोबारा एक बार देख लें. आपने इस स्पेसिफिक जो आपकी डेटा सेल्समैन के नेम थे उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, सिलेक्शन किया आपने इसकी और रिमूव डुप्लीकेट के ऑप्शन को यहाँ से आपने अप्लाई किया और ओके कर दिया. ओके, इजीली आपने इसको कर दिया. अब आपके पास यूनिक नेम की लिस्ट अवेलेबल है. ओके, तो आज के लेक्चर्स में हमने क्या कवर किया भाई. इंसर्ट के कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल थे जिनको रिमेनिंग थे जो हमें इसको डिस्कस करना था. तो हमने यहाँ पर इंसर्ट पे जाके हमने उन ऑप्शंस को डिस्कस किया. यहाँ पर एक और शीट हमने लेकर पेज लेआउट को डिस्कस किया. हमने फार्मूला बार को फार्मूला टैब को डिस्कस किया एंड डेटा टैब के कुछ ऑप्शंस को डिस्कस किया है. और दूसरे ऑप्शंस हमारे किसका पार्ट है, वो हमारा पार्ट है इंटरमीडिएट लेवल का. तो इंटरमीडिएट लेवल पे उसको हम कवर करेंगे. ओके, तो यहीं तक हम अपनी क्लास को एंड करते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि प्लीज़ प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स यू स्मार्ट. एक्सेल बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस अब हो गई है. तो आपको अगर एक्सेल के एक स्मार्ट यूज़र बनना चाहते हो तो सारी अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी पड़ेगी. अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सेल फार्मूलाज, फंक्शंस जो अपडेटेड होती रहती है एक्सेल के वर्जन के साथ साथ, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. सही है. तो बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, देन एडवांस लेवल, ये तीनों लेवल्स जब आप कर लेंगे, आई अश्योर यू दैट यू विल नॉट feel any hesitation while you are going to use any functions and any formulas in Excel. Okay, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.